आएगा, तुम उस फंक्शन को में प्रोसेस करके आउटपुट दोगे। तो एक डेवलपर का काम ही होता है। मशीन लर्निंग या फिर अपने एआई की जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी इनपुट लेते हैं, वो लर्न करते हैं अपने उसी इनपुट डाटा पे, फिर वो सजेस्ट करते हैं कि क्या आउटपुट होना चाहिए। तो बेसिकली एक डेव और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डाटा साइंटिस्ट या फिर एआई इंजीनियर जो होता है, वो भी एक डेव ही होता है, बट वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके हमें आउटपुट देता है। बट द थिंग इज, ये जो पूरा आर्किटेक्चर है जो तुम्हें राइट साइड में दिख रहा है, ये हैंडल करते हैं डेवऑप्स प्लस सिस एडमिन। डेवऑप्स और सिस एडमिन क्या करते हैं कि जितने भी चीजें काम करेंगे, फॉर एग्जांपल डेटाबेस, हमें डेटाबेस चाहिए, राइट, हमें वेब सर्वर चलाना है, और हमें रिक्वेस्ट जो आ रही है उनको क्यू करना पड़ेगा, या फिर उनकी रिक्वेस्ट को कैसा रिस्पॉन्स भेजना है। तो ये सब चीजें मल्टीपल, सिर्फ एक कोड से हैंडल नहीं होती, इसके लिए बहुत सारे कोड्स साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, और कौन सा कोड कब कहाँ चलेगा ये काम होता है एक डेवऑप्स का। अब तक सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर इसका मतलब जैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे चलेगी, तो वो कंट्रोल करता है। नहीं नहीं, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इस पिक्चर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं की हमने। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग आता है इससे। ये देखो, ये जो क्लाइंट एप्स, ये उस आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ जिसमें हम ट्रेडिशनली हमारी रिक्वेस्ट हमारे मोबाइल से या फिर हमारे लैपटॉप से निकल के किसी बाहर सर्वर पे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम कुछ चलाते हो, तो वो डेटा तुम्हारे मोबाइल पे नहीं है ना, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कैलकुलेटर खोलना है, कैलकुलेटर तुम्हारे मोबाइल पे है, और वो उस केस में कुछ बैकएंड पे कुछ नहीं चल रहा है, उस केस में तुम्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उस केस में तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर तुम एज ए क्लाइंट हो, तुम डाटा रिक्वेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तुम अभी तुमने ये गूगल मीट ऐप खोली है, तो गूगल मीट ऐप को तुम डाटा ऑफ करके खोलोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तुमने एज ए क्लाइंट खोला है और तुम इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो तुम्हारी ऐप जो तुमने लिंक खोला है, वो लिंक रिक्वेस्ट कर रहा है डाटा गूगल के बैकएंड सर्वर से। और वो डेटा जो यहाँ पे है, वो उसमें मल्टीपल चीजें हो रही हैं, उसमें मल्टीपल, किसी डेव ने को बैकएंड इंजीनियर ने कोड लिखा होगा कि कैसे हम जितने भी लोग कनेक्ट होंगे उनको कौन से रूम में डालना है, लाइक जो बोलेगा वो बंदा, उसका आउटपुट कैसे जाएगा, लोग कैसे सुनेंगे, वो सब चीजें बैकएंड में हो रही हैं। और जो ओएस वाली बात है कि जो हम अपने डेस्कटॉप में काम करते हैं, वो सिस्टम हमारा लोकल सिस्टम है, उसमें हमें क्लाइंट और सर्वर का मॉडल नहीं है हमारा। ये क्लाइंट और सर्वर का मॉडल है जब हमारा इंटरनेट इन्वॉल्व होता है। फिर किसी को कुछ और डाउट? नो सर। कूल। अब पूछ लेना, कुछ भी, कैसा भी डाउट हो सकता है, क्योंकि शायद मैं थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि तुम लोगों को कितना पता है। और अगर मैं भी तुम्हारे तुम्हारे बैच में होता तो मेरे लिए शायद ज़्यादा हाई फाई ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा मैं ऊपर ऊपर से ना जाऊँ, जितना बेसिक हम कवर कर सके उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो किसी को भी कुछ भी डाउट हो बेसिक सा भी, कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, या फिर रिक्वेस्ट क्या होती है, कुछ भी, तो प्लीज़ पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल देखो, अपने कॉलेज का आर्किटेक्चर कैसा है। हमारे कॉलेज में तुम लोग वाईफाई से कनेक्ट करते हो, वो राउटर लगा हुआ है, और वो फिर कंप्यूटर सेंटर में राकेश सर बैठते होंगे, या फिर सुभाष यादव सर बैठते होंगे, या फिर रोशन सर बैठते होंगे, वो ये सब चीज़ संभाल रहे हैं। तुम्हारी रिक्वेस्ट वहाँ जाती है, वहाँ से फिर क्लाउड में जाती है, तुम्हारे किसी फेसबुक के लिए, गूगल के लिए, जीमेल के लिए, इन सब वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है, राइट। और इस बेसिक आर्किटेक्चर में, ये जो आर्किटेक्चर है, ये हमारा सब कुछ कॉलेज में है, राइट। इसको मान लो कि ये तुम लोग हो, ये जो दिख रहे हो, और ये तुम्हारे कंप्यूटर लैब है। ये सब चीज़ें तुम्हारा अपने कॉलेज का आर्किटेक्चर है। बट जितनी भी चीज़ें तुम मोस्टली यूज़ करते हो, वो सब चीज़ें इंटरनेट पे है, उसको क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड इन द सेंस कि क्लाउड पे भी है, या फिर जिस सर्विस को तुम यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक या फिर जीमेल, तो वो फेसबुक या फिर जीमेल के डाटा सेंटर में भी है। बट वो हमारे लिए, उसको हम क्लाउड बोल सकते हैं, तो वो रिक्वेस्ट वहाँ जाती है। तो फ्रंट एंड हमारा वो हो गया जब हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है, और हमारे पास बेसिक क्लाइंट एप्लीकेशन है जो बिना बैकएंड के कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। तो इसी आर्किटेक्चर को संभालने के लिए डेवऑप्स होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर संभाल सकता है। फॉर एग्जांपल, तुम लोग कोई ऐप बना सकते हो जिसमें कि तुम खुद की चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, जिससे बाकी लोग कनेक्ट करेंगे और चैट करेंगे आपस में। बट वो चैटिंग एप्लीकेशन कुछ यूजफुल नहीं होगी जब तक कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी, और बाकी लोगों की चैट्स तुम्हारे मोबाइल में नहीं आ रही होंगी, समझ रहे हो। तो ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है। तो और इसीलिए जो एसआरई या फिर डेवऑप्स काम होता है, वो मोस्टली बैकएंड का होता है। सब क्लियर यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट कोई सेकेंड ईयर से पूछ सकते हैं, कोई जो दिक्कत नहीं है। आप बैक एंड बोल रहे हो उसका मतलब एग्जैक्टली है क्या? जैसे फ्रंट एंड में राउटर और स्विचेस और हमारे यूजर्स, तो बैक एंड में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं?
देखो, बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। बैकएंड में पहले तो देखो ऐसे समझो कि तुमने वाईफाई से कनेक्ट किया, ठीक है? तो वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे मोबाइल में एक एंटीना है, वायरलेस एंटीना, और जो राउटर है उसके अंदर एक वायरलेस एंटीना है। तो तुम्हारे मोबाइल का वायरलेस एंटीना उस वायरलेस एंटीना से कनेक्शन बनाएगा, तो वो रिक्वेस्ट राउटर तक पहुंचेगी। राउटर से फिर वो अपने कॉलेज के मेन राउटर पे जाएगी, उससे बड़ा एक राउटर है वहाँ पे जाएगी, और वहाँ से जाके रिक्वेस्ट वो देखेगा कि अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल फेसबुक.com खोला, ठीक है? तो फेसबुक.com हमारे इंटरनली सर्व नहीं हो सकता है, क्योंकि फेसबुक.com के सर्वर कहीं और है, ठीक है? तो उस रिक्वेस्ट को फेसबुक.com के सर्वर तक जाना पड़ेगा, जो कि इंडिया में अलग अलग जगह पे है, ठीक है? और मेन सर्वर उनके यूएस में है, बट कुछ भी फिर भी इंडिया में उनके कुछ सर्वर्स होंगे जहाँ से वो डाटा भेज सकते हैं, ठीक है? तो अब जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल मेरा रिक्वेस्ट से मतलब ये है कि तुमने जब पहली बार जब तुम ऐप खोलते हो या फिर इस पे ब्राउजर पे facebook.com टाइप करते हो, तो तुम्हारे ब्राउजर के पास कुछ डाटा नहीं है, उसको डाटा चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा उस सर्वर से, और वो सर्वर की रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड सिस्टम में। बैकएंड सिस्टम मतलब फेसबुक ने जो अपना सर्वर डिप्लॉय कर रखा है। सर्वर का मतलब मेरा यहाँ पे सर्वर मतलब एक कंप्यूटर होता है, वो उस कंप्यूटर का काम ये होता है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो उसको इंटरप्रेट करेगा और रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है? अगर तुमने फॉर एग्जांपल बोला कि तुम्हें अपनी डीपी देखनी है, तो वो तुम्हें तुम्हारी डीपी दिखा देगा। तुम्हें तुम्हारे दोस्त की डीपी दिखानी है, वो तुम्हें दोस्त की डीपी दिखा देगा। वो तुम्हें दोस्त की पोस्ट दिखानी, तुम्हारे दोस्त की पोस्ट दिखा देगा। तो हर रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स भेजेगा तुम्हें। वो भी एक वैसे कंप्यूटर, जैसे तुम्हारा मोबाइल एक कंप्यूटर है, वो एज ए क्लाइंट बात कर रहा है, बैकएंड में सर्वर्स हैं वो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। यस अभी हुआ क्लियर? यस हाँ, कुछ और डाउट? नो सर। कूल। थोड़ा और बड़ा पिक्चर देखते हैं जिसमें कि थोड़ा और आइडिया लगे तुम्हें। तो फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ी एडब्ल्यूएस की चीज़ें हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे डिवाइसेज, अगर तुम्हारा पीसी, तुम्हारा लैपटॉप या फिर तुम्हारा मोबाइल, तो तुम लोग रिक्वेस्ट भेजते हो, तुम्हें नहीं पता तुम रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहे हो, और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम क्लाइंट हो, क्लाइंट को पता होना जरूरी नहीं है। क्लाइंट एक एक नॉर्मल यूजर को ये पता होना जरूरी नहीं है कि व्हाट्सअप कैसे काम कर रहा है, जब तक कि उसका काम चल रहा है, ठीक है? बट व्हाट्सअप के इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि व्हाट्सअप कैसे चल रहा है, उसको कैसे चलाना है, ठीक? तो हमारे जो बैकग्राउंड इस तुम्हारी तुमने जो रिक्वेस्ट भेजी वो जाती है बहुत सारी चीज़ों के पास। और देखो, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल फेसबुक की बात करते हैं, तो फेसबुक के एट अ टाइम लगभग 1 मिलियन यूजर्स रहते हैं। 1 मिलियन यूजर्स समझते हो, मतलब 10 to the power 6 यूजर्स एट अ टाइम एक्टिव रहते हैं। और एट पर सेकंड अगर किसी सबने बस एक एक पोस्ट की रिक्वेस्ट की ना, तो पर सेकंड 10 to the power 6 रिक्वेस्ट आएंगी। और 10 to the power 6 रिक्वेस्ट अगर किसी सर्वर पे जाएंगी, तो वो एक अकेला बॉक्स, अगर उसमें नेटवर्क केबल लगी है, तो वो इतना डाटा नहीं संभाल सकता, क्योंकि हर एक सिस्टम की लिमिट्स होती हैं, उसका सीपीयू, उसकी मेमोरी। हम इन्फिनिट चीज़ें एक सिस्टम में नहीं डाल सकते। एक जो सीपीयू इन द सेंस मैं उसको बोल रहा हूँ, जिसमें हमारा मदरबोर्ड होगा, हमारा प्रोसेसर होगा, उसमें हमारा इथरनेट कार्ड लगा होगा, और रैम होगी, बाकी जी सीपीयू जीपीयू ये सब चीज़ें होंगी। तो इतनी 10 to the power 6 रिक्वेस्ट, बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स सिंपल सी रिक्वेस्ट होगी। तुम अगर कभी अपने लैपटॉप को ट्राई करोगे ना, तो तुम्हारा लैपटॉप कितनी स्पीड देता है? गीगाहर्ट्ज में स्पीड देता है, राइट? और गीगाहर्ट्ज में भी वो क्लॉक स्पीड है, और गीगाहर्ट्ज होता है अपना 10 to the power 9, ठीक है? तो 10 to the power 6 रिक्वेस्ट, जो कि बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है, और एक रिक्वेस्ट के लिए तुम मान के चलो बहुत ज़्यादा साइकिल्स होने वाली है सीपीयू की, ठीक है? तो एक सीपीयू कभी ये चीज़ हैंडल कर ही नहीं सकता, और उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुमने तुमने मांगा मेरे को मेरी इमेज देखनी है, तो तुम्हारी इमेज एक सिस्टम के पास नहीं होगी, वो किसी डाटाबेस के पास होगी, और उस डाटाबेस के अंदर भी हजारों डाटाबेस होंगे, क्योंकि फेसबुक के पास लगभग अभी एक या लगभग 3 बिलियन यूजर्स हैं। तो सबको कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना है, ये फेसबुक के इंजीनियर जानते हैं। और फेसबुक के इंजीनियर्स, उसके अंदर मशीन लर्निंग इंजीनियर है तुम्हारा, बैक एंड इंजीनियर है, उसके अंदर तुम्हारा फ्रंट एंड इंजीनियर है, उसके अंदर तुम्हारा डेवऑप्स इंजीनियर है, उसके अंदर तुम्हारा ये नेटवर्क इंजीनियर है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, उसके अंदर तुम्हारा डाटाबेस इंजीनियर है। तो ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर। तो उन सब का काम होता है कि कैसे करके जो तुमने रिक्वेस्ट पूछी है उस रिक्वेस्ट को कैसे इफेक्टिवली सर्व करेंगे। और अगर तुम देखते हो कि तुमने facebook.com खोला है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे डाटा आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि बाकी उसी पर्टिकुलर सेकंड में 10 लाख लोग और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें टाइम लग जाएगा, तुरंत रिप्लाई आता है। तो समझ रहे हो कितना बड़ा आर्किटेक्चर है? कुछ सेंस बन रहा है मेरे इस पिक्चर से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि हमें क्यों
डेवऑप्स चाहिए, क्यों बाकी चीज़ें चाहिए, और हर डेवऑप्स का मतलब या उन सब का अलग अलग क्या क्या रोल है। यस सर। सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? बढ़े आगे? यस पूछ सर। सकते हो, हाँ मतलब जी। काफ़ी चीज़ें हैं पिक्चर में, कोई भी डाउट है पूछ लो, छोटा सा छोटा। ये बता सकते हो एज एन एम्प्लॉय एक सिंगल रिक्वेस्ट किस जगह से किधर जाती है, क्यों जाती है, क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल, देखो चलो ठीक है, इससे समझते हैं, इस पिक्चर से समझते हैं। देखो इस मान लो कि डायग्राम में। गूगल का, हाँ ये गूगल का आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो अभी मान लो तुम हो, ठीक है, तुमने खोला facebook.com, ठीक है। तो पहली बार जब तुम मोबाइल से या फिर ब्राउजर से facebook.com खोलते हो तो तुम्हें पहले लॉगिन का पेज आता है ना, ठीक है। हाँ। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है कि तुम मान लो कि तुम बैठे हो, अभी दिल्ली में बैठे हो, या फिर कोई MP में बैठा है, या फिर कोई महाराष्ट्र में, या फिर किसी भी स्टेट में बैठा है, ठीक है। तो अगर हमारी रिक्वेस्ट, गूगल तो हमें पता है कि अपना कैलिफोर्निया में है, उसके उसका हेडक्वार्टर। और अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट डायरेक्ट अगर कैलिफोर्निया जाएगी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो इतनी स्पीड होनी चाहिए ना हमारे पास नेटवर्क की। और छोटी सी फॉर एग्जांपल तुमने सिर्फ लॉगिन पेज मांगा है, और लॉगिन पेज तो हमेशा स्टैटिक रहता है। स्टैटिक का मतलब समझ रहे हो कि लॉगिन पेज चेंज नहीं होता। जैसे अगर तुमने facebook.com खोला लॉगिन, तो ऐसा नहीं है कि यूजर ए के लिए अलग लॉगिन पेज खुलेगा, यूजर बी के लिए अलग लॉगिन पेज तो सेम रहेगा ना। तो वो तो तुम चाहे किसी भी बंदे को 10 लाख बंदों को दे दो, लॉगिन पेज सबका सेम रहेगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट लॉगिन पेज ऑल ओवर सेम रहेगा, है ना। हम्म। तो उस अब इस सिस्टम में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल तुमने भेजी दिल्ली से रिक्वेस्ट, ठीक है। तो तुम्हारी रिक्वेस्ट, अब अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट को यूएस जाना होगा ना, तो उसको कम से कम 3 या 4 सेकंड लग जाएंगे, अगर हम एक बहुत ही अच्छे नेटवर्क की बात करते हैं। और वहां से पूरा HTML पेज आना और आजकल के HTML पेज तो फ्रंट एंड डेवलपर्स को पता ही होगा कितने बड़े बड़े होते हैं। बेसिक लाइक हम उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, बट वो फिर भी बहुत बड़े होंगे। और फेसबुक का पेज तो उसके अंदर बहुत बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ चेक करते हैं। तो इतना इजी नहीं होगा कि उसको हम अमेरिका भेजें और वहां से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करें जल्दी। तो क्या होता है कि फेसबुक ने क्या कर रखा है, अपने दिल्ली में या हर हर छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे अपने CDN लगा रखे हैं। CDN का मतलब कि जैसे जो स्टैटिक कंटेंट है ना, स्टैटिक कंटेंट जैसे कि तेरा ये हो गया, क्या बोलते हैं, फेसबुक का लॉगिन पेज तो सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि लॉगिन करने के लिए सबको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम पासवर्ड तो हर सबको डालना होगा, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट नहीं है। तो लॉगिन पेज स्टैटिक कंटेंट है, उसको हमने डाल दिया CDN पे। अब CDN पे डाला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दिल्ली में एक सर्वर रख दिया, ठीक है। तो अब तुम जैसे तुमने facebook.com खोलोगे ना, तो पहले तुम्हारी रिक्वेस्ट उस CDN पे आएगी। सेंस बन रहा है इस चीज़ का कि CDN क्यों होता है, स्टैटिक यस कंटेंट। सर, यस सर। क्योंकि देखो जब जब तक तुम्हें वो नहीं चाहिए, इसका क्या बोलते हैं, जब तक तुम्हें कुछ डायनेमिक कंटेंट नहीं मांग रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक बंदा आयुष और कोई है लड़की आयुषी, ठीक है, ये इन दोनों ने रिक्वेस्ट की, ठीक है। facebook.com लॉगिन नहीं था, लॉगिन कर रहे हैं पहली बार, तो लॉगिन पेज तो सेम ही होगा। तो दोनों को सेम कंटेंट भेज सकते हैं, और सेम कंटेंट अगर बार बार प्रोसेस नहीं करना है तो हम CDN पे रख सकते हैं। तो CDN क्या करता है, वो बोलता है अच्छा ये रिक्वेस्ट आई तो ये ले तेरा लॉगिन पेज, तो सबको लॉगिन पेज दे देता है वो, ठीक है। और सिर्फ लॉगिन पेज नहीं, जितना भी स्टैटिक कंटेंट होगा ना, फॉर एग्जांपल फेसबुक का जो लोगो है वो तो सबके लिए सेम रहेगा, है ना। तो वो तेरा CDN पे आ जाएगा, ठीक। अब जो चीज़ें ऐसे स्टैटिक होती हैं वो सारी चीज़ें CDN पे होती है। फॉर एग्जांपल तुमने गूगल.com खोला, तो गूगल.com का जो पेज है वो कुछ टाइम के लिए स्टैटिक रहता है। फॉर एग्जांपल वो अपना डूडल रोज चेंज करते हैं, वो अलग बात है। तो वो अपने डूडल को CDN पे डाल देते हैं कि इसके बाद लोग अपनी रिक्वेस्ट CDN से ले लें, ताकि उनको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए, समझ लो। अब तुम्हारा दिल्ली में सर्वर है, एक सर्वर तुम्हारा MP में, एक सर्वर तुम्हारा महाराष्ट्र में, एक सर्वर तुम्हारा वेस्ट बंगाल में। तो तुम्हारी रिक्वेस्ट तुम्हारे आसपास के सर्वर से आ गई, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स जल्दी आ रहा है, ठीक। अब ऐसे क्या होता है, ये तो CDN का काम हो गया। दूसरा होता है कि जो चीज़ें डायनामिक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के भेजा। अब यूजर नेम और पासवर्ड तेरे CDN को नहीं पता होगा, तो वो डाटा अब आएगा तेरा फेसबुक के सर्वर्स के पास। अब जरूरी नहीं है कि ये फेसबुक के सर्वर तेरे अमेरिका में ही हो, ये तेरे फेसबुक के सर्वर्स हो सकते हैं यहाँ पे, दिल्ली में भी हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, बट वो इतना पास पास नहीं होगा कि वो हर सिटी में डाल दे, ठीक है। वो कई कुछ कुछ जगह पे होंगे, ताकि रिक्वेस्ट को दूर तक न जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल देखो इंडियन यूजर है ना, तो इंडियन यूजर्स मोस्टली इंडिया में ही रह रहे हैं, तो उनको इंडिया में ही कंटेंट हम रिक्वेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो क्यों रिक्वेस्ट को बार बार हमेशा दूर भेजें, क्योंकि टाइम लगेगा ना उसको आने में।
और पेज का जो साइज होगा, जो तुम पोस्ट देखते हो उस पोस्ट का साइज होता है, तो उसके लिए भी टाइम लगता है, कंटेंट हो या फोटो हो, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसके बाद सीडीएन के बाद आते हैं फेसबुक के सर्वर्स, एक्चुअल सर्वर्स, जो कि वो क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर फेसबुक के खुद के डाटा सेंटर अगर इंडिया में होंगे तो वहां रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। अब सीन क्या होता है कि इतने सारे लोग जब एक टाइम पे रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो एक एक सर्वर उसको हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए हम आगे लगभग 1000 या 10,000 वो लगाते हैं लोड बैलेंसर। ये दिख रहा है लोड बैलेंसर इधर। हम्म हम्म। तो एक और उससे उससे पहले एक और चीज देखो, मोस्टली एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ठीक, ये तीनों चीजें स्टैटिक होती हैं। ये फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड डेवलपर्स को पता होगा कि जो जब हमें कुछ डाटा प्रोसेस नहीं करना होता है, तो एग्जांपल तुम सिर्फ नॉर्मल फेसबुक खोला है, तो जो तुम्हारा लेआउट तुम्हें दिखता है ना, लेआउट की ऊपर ऊपर तुम्हारे 5 आइकन दिख जाएंगे, कहाँ से पोस्ट देखनी है, कहाँ से सर्च करना है, कहाँ से मार्केट प्लेस है, कहाँ से सेटिंग्स रहना है, ये सब सबका सेम रहता है, राइट। और जो बेसिक लेआउट है कि कहाँ इमेज दिखेगी तो कहाँ कमेंट होंगे, ये चीज बेसिक लेआउट है। और ये चीजें हमारी डिफाइन होती हैं सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल से। तो ये चीजें हमारी सारी सीडीएन पे रहती हैं। तो फॉर एग्जांपल तुमने कभी अगर देखा हो, तुम फेसबुक खोल रहे हो, तो फेसबुक का लेआउट पहले बन जाता है बट पोस्ट नहीं दिखती है तुम्हें। उस केस में क्या हो रहा था कि तुम्हें फ्रंट एंड जो स्टैटिक कंटेंट है वो तो आ गया, बट जो तुम्हारी जावास्क्रिप्ट है वो अंदर से रिक्वेस्ट कर रही है तुम्हारे एक्चुअल फेसबुक सर्वर से कि मुझे डाटा भेजो इस पर्टिकुलर यूजर का। तो वहां पे डाटा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम Amazon.com खोलते हो, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये तो काफी जल्दी खुल गया। देखो एक चीज, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो इसका लेआउट है, तो ये जो लेआउट है ना, ये स्टैटिक लेआउट है, ये सबके लिए सेम रहेगा। इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है बाकी। फॉर एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे बैकएंड से डाटा कुछ और आ सकता है। डाटा मतलब जैसे आजकल वो लोग डिश वॉशर बेच रहे हैं, कल को जाके वो लोग मोबाइल बेचने लग जाएंगे, तो ये डायनेमिक कंटेंट है, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बट बाकी जो लेआउट है ना, ये लेआउट जो कि मैक्सिमम, जो कि मोस्टली हमारा वो है, क्या बोलते हैं, जो कि मोस्टली हमारा साइज, जितना ज्यादा साइज ऑक्यूपाई करता है वो हमारा फ्रंट एंड की चीजें करती है। तो वो फ्रंट एंड की चीजें हमारी होती है यहाँ पे सीडीएन पे होती है, ताकि हमें जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए। तो तुम्हें आइडिया लग गया कि सीडीएन क्यों होता है सबको? कोई डाउट इस चीज को लेके? क्लियर है। सबको क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर हमें सीडीएन के अंदर भी आना है ना, तो सीडीएन का भी बहुत बड़ा आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। क्योंकि सीडीएन फेसबुक जो सीडीएन यूज कर रहा है, हो सकता है वो गूगल यूज कर रहा हो सकता है वो इंस्टाग्राम भी यूज कर रहा हो और बाकी चीजें भी यूज कर रही हो। तो एक सीडीएन का जो आर्किटेक्चर होता है ना, वो एक नॉर्मल इसका आर्किटेक्चर होता है बाकी चीजों का। तो देखो, हर एक आर्किटेक्चर में कुछ बेसिक चीज होती है। एक होता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या करता है कि, क्योंकि देखो, अब अगर 1 मिलियन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन लोगों ने google.com खोला, तो google.com में जो सर्च क्वेरी जा रही है, तो उन्हें सिर्फ इतना सर्च कर लिया कि मंदिर कहाँ बनेगा, ठीक है, तो उन्हें सिर्फ इतना सर्च किया। इतने से टेक्स्ट को भी गूगल तक पहुंचना पड़ेगा, राइट। और 10⁶ इंटू इसका डाटा, और इससे डाटा इतना नहीं जितना तुम्हें लिखा है, तुम्हारी लोकेशन जाती है, साथ में तुम्हारी कुकीज पहले जो स्टोर होती है वो जाती है, और तुम्हारा आईपी की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जाती है, जो कि वो तुम्हारे ब्राउजर से लिखता है, तुम्हारा ओएस क्या है, तुम्हारा ब्राउजर क्या है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी जाती है गूगल के पास। तो ये जो डाटा है, इसका साइज लगभग 100 KB, अगर 100 KB तो ज्यादा बोलो, 10 KB अगर हम माने, तो 10 KB इंटू 10⁶ इतनी रिक्वेस्ट एक अकेला सर्वर हैंडल नहीं कर सकता। और अब देखो, अगर नेटवर्क डेप्थ में जाएंगे ना, तो एक पैकेट जो होता है, वो पैकेट सिर्फ इतना नहीं होता, उसके अंदर HTTP की लेयर है, उसके अंदर TCP की लेयर है, उसके अंदर उससे पहले उसके अंदर TLS की लेयर है। तो बेसिकली चीज ये है कि एक, अगर तुम्हारा लैपटॉप है और तुम अपने लैपटॉप पे तुम ये चलाओ चाहोगे ना, क्या बोलते हो, अगर मैं google.com होस्ट करना चाहूँगा अपने लैपटॉप पे, तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि लैपटॉप के या फिर नॉर्मल CPU के बस की नहीं है इतना ट्रैफिक संभालना। वो मतलब बोल सकते हो वो ट्रैफिक जल जाएगा इन द सेंस कि इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा प्रोसेस करते करते कि वो उसका हार्डवेयर बाद में यूज में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोड बैलेंसर लगाते हैं, और लोड बैलेंसर अलग अलग तरह के होते हैं। लोड बैलेंसर का बेसिकली इसका काम होता है, जैसे मतलब वर्ड से ही क्लियर है कि लोड बैलेंसर की जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है उनको डिवाइड कर दो। हमने आगे 10 लोड बैलेंसर लगा दिए। अब 10 लोड बैलेंसर क्या करेंगे, 10⁶ रिक्वेस्ट आ रही है ना, 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो क्या करेंगे, पीछे हमने 1000 सर्वर लगा रखे हैं, तो उन 10 सर्वर ने क्या किया, उन 10⁶ को, हर सर्वर को अब 1000 रिक्वेस्ट मिलेंगी। समझ में आया कुछ लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट? लोड बैलेंसर इसलिए होता है ताकि हम रिक्वेस्ट को डिवाइड कर सकें बाकी सर्वर्स पे, और ये कुछ प्रोसेस नहीं करता, इसको पता नहीं होता रिक्वेस्ट में। इसका काम क्या है कि पीछे जो सर्वर्स हैं उनको कम कम रिक्वेस्ट मिले, जिससे कि एक सर्वर पे लोड ना आए, ठीक है। और आज का जो टाइम है हमारा पूरा डिजिटल है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड आती है, तो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड तो हमारा एक बॉक्स तो संभाल ही नहीं सकता है।
बॉक्स से मतलब मेरा नॉर्मल एक सिस्टम समझ सकता है। चाहे तुम उसको 1 TB रैम दे दो और एक बहुत बड़ा निक लगा दो, तो कुछ टाइम बाद तो वो भी, उसके भी रिसोर्सेज में दिक्कत आ जाएगी। तो हमें एक डाइवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब देखो, रिक्वेस्ट आ गई। अब रिक्वेस्ट तुम्हारे लोड बैलेंसर के बाद तुम्हारे सर्वर्स के पास गई। ये तुम्हारा लोड बैलेंसर था, इसने, ये सिंबल देख लो, इसने डिवाइड कर दिया ट्रैफिक इसके ऊपर, सर्वर्स के ऊपर। अब सर्वर्स ने क्या देखा कि अच्छा, किसी आयुष के पास रिक्वेस्ट आई थी, आयुष का यूजर ने पासवर्ड आया, तो वो अपने डाटाबेस में चेक करेगा। अब देखो, डाटाबेस बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इन मेमोरी डाटाबेस होते हैं, कुछ होते हैं ऑन डिस्क। इन मेमोरी मतलब जो कि रैम में। अच्छा, ये तो सबको आइडिया होगा ना कि रैम ज़्यादा फास्ट है और अपना डिस्क स्लो है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक का आर्किटेक्चर है वो दोनों का अलग है। ठीक। और डिस्क जो होती है वो थोड़ा इन अपना सीपीयू से थोड़ा दूर होती है इन टर्म्स ऑफ डाटा बस। डाटा बस मतलब जो मदरबोर्ड पे जो लाइंस आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ से डाटा आता है, वो डिस्टेंस वाइज दूर होता है। और सीपीयू हमारा, रैम हमारे पास होता है, और रैम में जो मेमोरी को एक्सेस करने का तरीका होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, वो रैंडम होता है और इसमें सीरियलाइज होता है। तो इसीलिए हम हमारे पास अलग अलग तरह के डाटाबेस है। एक होता है रेडिस, रेडिस हमारा इन मेमोरी डाटाबेस होता है, और दूसरा होता है हमारे नॉर्मल माई सिक्वल, मोंगोडीबी, ये सब डिस्क में स्टोर करते हैं और कुछ कुछ डाटा अपने कैश में रखते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि तुम्हें कैसे कैसे ना कैसे करके उस रिक्वेस्ट को मिली सेकेंड्स के अंदर तुम्हें रिस्पॉन्स देना है। ठीक। जैसे कि ये Amazon.in था, ठीक है। अब Amazon.in ने जो मेरे को ये कंटेंट दिखाया ना, ये इंडिया की स्पेसिफिक कंटेंट दिखाया। इसने ये नहीं दिखाया कि यूएस, जो यूएस में चल रहा है वो नहीं दिखाया, या फिर जो ब्राजील में चल रहा है वो नहीं दिखाया, या फिर किसी और कंट्री में चल रहा है उसने वो नहीं दिखाया, और स्पेसिफिकली जो मेरे आसपास का होगा ना इसने वो दिखाया। क्योंकि जब रिक्वेस्ट इसके पास गई थी, यहाँ पे इन सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई थी, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये सब सर्वर प्रोसेस कर रहे हैं कि कैसे करके हम इस डेटा को अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी, और सही रेलिवेंट रिस्पॉन्स कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें लाइक अगर हम बीटेक के करिकुलम की बात करें तो हमें वहाँ नहीं देखने को मिलती। ठीक। बट इन सब चीज़ों में हमारा बेसिक ही इन्वॉल्व होता है, बेसिक्स जो हम अपने बीटेक में सीखते हैं। ठीक। वो भी मैं आऊँगा कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं। अब सबको, मतलब जिसने किसने पूछा था कि ये इसका रिक्वेस्ट कैसे आती है, उसको क्लियर हुआ कि कैसे होती है रिक्वेस्ट? यस यस हो गया। किसी को कुछ और डाउट, कुछ भी छोटा सा? नो सर। कूल कूल। देखो, ये सब चीज़ें ना, देखो ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं। देखो, तुम लोग अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे होगे। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ लोग अपना ML या AI के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग तुम्हारा नॉर्मल अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तुमने अपने उसमें नहीं देखी होंगी, और मैंने भी नहीं की थी इतनी ज़्यादा। मैंने भी इन सब चीज़ों ज़्यादा काम नहीं किया था। मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मैंने अपने NIT दिल्ली की वेबसाइट, NIT दिल्ली के सर्वर्स पे थोड़ा काम किया था। तुम्हें नहीं आइडिया हो। और वैसे जॉब में, किसी भी जॉब में जाने से पहले हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ का आइडिया हो। मेन पॉइंट ये होता है कि हमारा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो बिट्स मूव कर रहे हैं डाटा में, नेटवर्क में, या फिर जो बिट्स हमारी एक प्रोसेस के पास आ रहे हैं, वो बिट्स कैसे आ रहे हैं, हमें बस इतना आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बेसिक आइडिया है कि कैसे डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, और कैसे रैम के अंदर पेज होते हैं, सेगमेंट फॉल्ट होते हैं, या फिर हम एक किसी नॉर्मल फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट होती है, मेलोक या फिर कैलोक कैसे यूज़ होता है, तो तुम अगर रेडिस का कोड देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम रेडिस के डॉक्यूमेंटेशन देखोगे और तुम्हें ये सब आइडिया है, तुम्हें सर्वर और क्लाइंट का आइडिया, तो तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तुम्हें इन सब को जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे भी नहीं पता इतनी सारी चीज़ें हमारे इंटरनेट पे जो हम यूज़ करते हैं, जो हम अपनी कंपनी में जिन पे काम करते हैं, मुझे भी नहीं पता। जब जिस चीज़ की जरूरत होती है, हमें हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और क्योंकि हमें बेसिक्स पता है तो हमें बाकी समझ में आ जाती है। तो एक SRE और एक डेवऑप्स का काम होता है कि जितनी भी चीज़ें ये होती हैं, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना। और दूसरी बात क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो चाहती है कि उसका कॉस्ट जो है वो कम से कम रहे, वो नहीं चाहती कि वो पैसा उड़ाए। फॉर एग्जांपल Facebook.com है, तो वो नहीं चाहते कि दुनिया भर के सर्वर खरीद लो और हर बंदे के लिए एक सर्वर, 3 मिलियन लोग हैं तो हर हर यूज़र के लिए एक नया CPU लगा दो। इससे काम नहीं चलेगा ना। तो SREs का या डेवऑप्स का काम होता है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना, कैसे करके हम, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ज़्यादा अपना डिस्क बेस्ड, जैसे MongoDB या फिर MySQL, MongoDB या फिर और जो डाटाबेस हैं जो कि डिस्क बेस्ड है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं फास्ट रिस्पॉन्स लगाने के लिए। बट अगर हम क्लेवरली सोचें कि अच्छा रेडिस ऐसे काम करता है, हमें पता है कि रेडिस के जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसे होता है, रेडिस मेमोरी बेस्ड है, तो इन सब चीज़ें, और रेडिस को भी हम किस क्लस्टर में यूज़ करें, ये सब चीज़ें यूज़ करके हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक। और दूसरा पता क्या होता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है। कुछ टाइम पहले अगर तुमने नोटिस किया होगा तो गूगल
जो इतनी बड़ी कंपनी है उसकी कुछ सर्विसेज डाउन थी, फॉर एग्जांपल जीमेल डाउन था उसका। तो समझ रहे हो कि किसी बड़ी कंपनी का जो टेक में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है उसके सर्वर डाउन होना, तो हाँ नॉर्मल है, हर कंपनी की कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि एट द एंड उसमें किसी बंदे ने बैठ के कोड किया है, किसी बंदे ने बैठ के जो एआई का लॉजिक लिखा था, किसी बंदे ने बैठ के डीबी पे काम किया था, किसी नेटवर्किंग वाले बंदे ने काम किया था, किसी एसआरई था वो भी कोई बंदा था उन्होंने काम किया था, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो डाउन टाइम सबका आता है, बट एक एसआरई का रोल होता है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे मैनेज करना कि डाउन टाइम मिनिमम रहे। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कुछ लोग बैक एंड में काम कर रहे हो या फिर फ्रंट एंड में या फिर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट या फिर किसी चीज़ में भी, तुम्हें इसी से फर्क नहीं पड़ता कि जो तुम कोड लिखोगे वो चल रहा है नहीं चल रहा। वो काम होता है कि एसआरई का काम होता है, वो एक डेवलप्स का काम होता है कि वो कोड हमेशा चलता रहे और कंपनी का रेवेन्यू वो बिल्ड होता रहे। ठीक, क्योंकि अगर फेसबुक डाउन हो गया तो लोग फेसबुक पे नहीं जाएंगे, अगर फेसबुक बंद होने लग गया तो। ठीक, बट कभी कभी आते हैं, छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, बट हर कंपनी चाहती है कि उसका सर्वर हमेशा चलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एसआरई की वो देखे, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे मैनेज करे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक चीज़ डाउन आती तो दूसरी चीज़ तुरंत अप आ जाए, तो ये चीज़ें मैनेज करना और कम से कम कॉस्ट में। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि उसको हमें मॉनिटर करना पड़ता है सर्वर्स को हमेशा, हमें उसकी मैट्रिक्स चाहिए होती है। मैट्रिक्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल अमेजोन की सेल्स होती है, राइट, जैसे दिवाली पे आएगी अभी, और भी पहले भी कुछ कुछ हुई है, तो उस दिन पता है क्या था, उस दिन तुम्हारा नॉर्मल डे पे 10 लाख लोग खोलते हैं, उस दिन तुम्हारा 1 करोड़ लोग खोलेंगे अमेजोन। तो समझ रहे हो कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पहले से ही कि हम हमेशा मान के चले कि हमेशा ही 1 करोड़ रिक्वेस्ट आएंगी, तो ऐसा ही रहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हम 1 करोड़ रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए हमने 10,000 वो चला दिए, बट दिक्कत ये है कि रोज 1 करोड़ लोग नहीं आते, रोज 10 लाख लोग आते हैं। ठीक है, तो ये जो स्केलिंग है कि जैसे जैसे रिक्वेस्ट बढ़ेगी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमने रोज के 10,000 सर्वर चला दिए तो कंपनी को नुकसान होगा। वो जो पैसे, क्योंकि पैसे लगते हैं ना हर चीज़ को चलाने के लिए, ये जो सिस्टम चलेंगे ये इन पे पैसा वेस्ट होगा, और उस दिन तो चलाना ही पड़ेगा क्योंकि उस दिन रिक्वेस्ट आ रही है। समझ लो, तो एक एग्जांपल है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ देखोगे, प्राइम डे का एग्जांपल है ये, तो ये है 48 आवर्स में उन्होंने 7.11 ट्रिलियन कॉल्स किए थे अपने डाटाबेस पे। ये देख लो कितना बड़ा नंबर है, 7.11 ट्रिलियन। तो एक छोटा सा आर्किटेक्चर, मतलब अभी तुम लोग कॉलेज में तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि किस स्केल पे काम होता है, जब किसी कंपनी में काम होता है तो किस स्केल पे काम होता है। ठीक है, ये जो स्केल होता है इसको मैनेज करना, इसको ऑटो स्केल करना। ऑटो स्केल मतलब कि जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएगी वैसे वैसे सर्वर बढ़ाना, उसको सबको सर्व करना रिक्वेस्ट, सबको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल तुमने प्राइम डे पे तुम्हें कुछ खरीदना है और अचानक से तुमने कार्ट में ऐड तो कर लिया, बट अब तुम्हारा वो चल नहीं रहा, तुम उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बैकएंड में तुम्हारी रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, सीपीयू नहीं बची, रैम नहीं बची, या फिर कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें एसआरई का काम होता है, ये सब चीज़ें समझना। तो एसआरई की टीम्स होती हैं बहुत सारी, ऐसा नहीं कि एक बंदे को पूरा फेसबुक संभालना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत सारी टीम होती है, हर बंदे का कुछ ना कुछ काम होता है, और बेसिकली मतलब एक एसआरई का ये काम होता है। ठीक, सबको आइडिया लग रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, एक पिक्चर मिल रही है सबको कि एक डेवऑप्स क्या करता है। यस सर। यस सर। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं तो? यस सर। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा कि ये तो अलग लेवल की चीज़ें हैं, हमने कॉलेज में पढ़ी, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ी थी कॉलेज में, मेरे को भी आइडिया नहीं था क्या होता है। तो एक इजी इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ तुम्हें मैं कि डेवऑप्स होता है क्या। देखो, एक होता है डेव, एक होता है ऑपरेशंस। तुमने जो कोड लिखा, अभी फॉर एग्जांपल तुम प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, या फिर सीपीपी करते हो तुम, या फिर एआई या एमएल का तुमने कोड लिखा, तुमने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया, ये सब चीज़ें तुमने अपने लैपटॉप पे की हैं। ठीक है, अब एक डेव के लैपटॉप पे चीज़ें दुनिया को नहीं मिल सकती, उसको बड़े बड़े सर्वर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब सीन क्या होता है कि हमारा डेवलपर बोलता है कि उसने कोड लिख दिया, ठीक है, और डेव ने, बैकएंड इंजीनियर ने जो कोड लिखा था, या फिर फ्रंट एंड इंजीनियर ने जो कोड लिखा था, उसने गिट में तो कर दिया, अपनी रेपो में उसने कमिट कर दिया। ठीक है, जा भाई ये सही चल रहा है, मैं लैपटॉप पे नहीं जाए। फिर क्या बोला कि इसने बोला ठीक है, ऑपरेशन वाले बंदे को बोल दिया, ऑपरेशन वाला बंदा की मतलब जो कि अब इस कोड को लाइव करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि google.com पे वो जो डूडल आते हैं ना रोज के, जैसे ये अरे हाँ देखो, ये रोज कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब सीन क्या है कि जो टीम का ये बंदा ये काम करता है, उसने तो कमिट कर दिया अपना। ठीक, अब सीन क्या है कि उसने बोल दिया कि इसको लाइव करना है। ठीक है, और अपने ऑपरेशन वाले बंदे ने कोड तुम्हारे सर्वर पर डाल भी दिया। अब दिक्कत क्या होगी कि मान लो किसी को चेंज करना है, उसने बोला कि अरे
पीछे से बिजनेस की रिक्वायरमेंट आई है कि कुछ और चेंज करना है, लास्ट मिनट में कुछ चेंज आ सकता है, लास्ट मिनट भी नहीं, या फिर मतलब कि कुछ भी चेंज आ गया, कुछ छूट गया या फिर कुछ और चीज़ ऐड करनी है, केसेस हो सकते हैं। तो सीन क्या होगा कि अब दिक्कत क्या होती है कि इस ये जो ऑपरेशंस वाला बंदा है, इसको किसी चलते हुए कोड को डाउन करना पड़ेगा और नया कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हर 5 मिनट में आके इसको नहीं बोल सकता कि भाई तू ये कर ये कर। तो वहाँ पे आते हैं डेवऑप्स। वो क्या करते हैं कि तुझे जितने भी चेंज करने तू कर, ये जो तेरी पाइपलाइन होगी ना कि कैसे करके तेरा चेंज जाएगा, वो कर देगा, तू कमिट कर और तेरा चेंज पहुंच जाएगा। तो ये सब चीज़ें सेट करता है तुम्हारा डेवऑप्स। और वो डेवऑप्स ये भी इंश्योर करता है कि ये जो चीज़ तूने नया कोड लगाया ये फटे ना, और मान लो कि नया फट रहा है तो तुरंत पुराने पे आ जाए। तो इसके लिए डेवऑप्स क्या करता है, वो प्रोग्राम लिखता है पाइथन में या फिर किसी और लैंग्वेज में, वो इंश्योर करता है कि ये सब चीज़ें हों, ठीक है। तो डेवऑप्स मतलब ये नहीं है कि कुछ कमांड ही टाइप करेगा या फिर कुछ करेगा, क्लिक क्लिक करेगा। डेवऑप्स का जो पूरा फील्ड होता है वो देखो, ऐसे मैंने मेंशन किया, एक डेवलपर होता है, एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस होते हैं। देखो डाटा सेंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल कि तूने बड़ी बड़ी पिक्चर देखी होंगी, गूगल के डाटा सेंटर है, और ये सब चीज़ें तुमने देखी होंगी कहीं कहीं ना कहीं। तो इन सब चीज़ों को, ये है हमारे सर्वर्स एक्चुअली, जहाँ पे चीज़ें रिक्वेस्ट होती है। और ये कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं, ये इनमें बेसिकली पता क्या होता है, ये अगर तुम अपने कंप्यूटर सेंटर में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे दिख जाएंगी। इनमें एक टीबी रैम होगी, बड़े बड़े नेटवर्किंग निक होंगे, नेटवर्किंग इंटरफेस होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स होंगे। तो एक सर्वर तुम्हारा मतलब कि 10 या 20 लैपटॉप के बराबर होगा, या उससे भी ज़्यादा, ठीक। मतलब एक टीबी रैम है तो मतलब लगभग 100 लैपटॉप के बराबर होगा तुम्हारा एक ये सर्वर जो दिख रहा है तुम्हें लाइट, और उसमें मान लो कि 1 टीबी एसएसडी होगी। तो ये तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाले होते हैं टेक्निकल ऑपरेशंस, ठीक है। और दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस की जो तुम्हारा कोड तुमने लिखा है एक डेवलपर ने, तुम लोग मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली लोग प्रोग्रामिंग तो करते ही होंगे यहाँ पे, ठीक है, सीपीपी या कुछ भी। तो तुम कभी ना कभी जो प्रोग्राम करोगे किसी भी कंपनी में आने के बाद, वो तुम इस पार्ट में आओगे। और क्वालिटी एश्योरेंस वाले बंदे काम क्या करते हैं कि वो तुम्हारे कोड को चेक करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, कुछ सिक्योरिटी फ्लो तो नहीं है, ये सब चीज़। और जो डेवऑप्स होता है वो इन तीनों का वो होता है, उसको ये तीनों चीज़ें संभालनी होती है कि तेरे सर्वर कौन सा कब चलेगा, कब तेरे सर्वर बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें तेरा डेवऑप्स करता है, ठीक। सबको क्लियर अभी तक? कुछ डाउट? नो सर। कुछ भी डाउट किसी को मतलब बता देना, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है तुम लोगों को कितना पता है, क्योंकि मेरे को भी सेकंड ईयर में अगर कोई सब चीज़ बताता मेरे को भी आइडिया नहीं होता। तो किसी सेकंड ईयर वालों को कोई डाउट, आइडिया लग रहा है सर थोड़ा थोड़ा। या फिर अब सीएससी वाले ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी कि कैसे चीज़ें हमारे काम करती है, इसको स्किप करते हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा लगा हो कि हाँ ये तो एसआरई में तो कोई बन ही नहीं सकता, या फिर ये सब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से गई है जितनी मैंने बताई, हो सकता है गई हो, क्योंकि सबकी अलग अलग जर्नी, सबको अलग अलग इंटरेस्ट, तो सबको ही नहीं पता होता। तो मेरे को भी नहीं पता था जब मैंने ज्वाइन किया था। बट एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि जो सबके लिए कॉमन होगी कि हम सबको सब कुछ नहीं पता, सबको एबीसी से स्टार्ट करना पड़ता है कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये सब चीज़ें करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें अब आता है कि ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें, वैसे तो ये सब चीज़ सबको पता होनी चाहिए, एक एसआरई और एक नॉर्मल इंजीनियर डेवऑप्स में, या फिर एक एमएल इंजीनियर, या फिर एक अपना फ्रंट एंड इंजीनियर, या फिर अपना बैक एंड, या फिर एंड्रॉइड डेवलपर, कुछ भी हो, तुम सीपीपी करते हो तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। क्योंकि ये ही तुम्हारा मतलब, अगर 4 साल का तुम मिला जुला के देखोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें 4 साल में आई गेस बता ही देते होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस रोल के लिए तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है, तुम्हें कंप्यूटर आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। एक रैम है, वो रैम कैसे काम करती है, वो रैम एक डिस्क से कैसे अलग है, और DDR4 DDR5 क्या है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इतना नहीं, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि तुम्हें रैम की क्या जरूरत होती है, कितनी जरूरत हो सकती है तुम्हें रैम। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें लैपटॉप लेने आना है तो तुम ऐसा लैपटॉप प्रेफर करोगे ना कि जिसमें कि रैम एक्सपेंडेबल हो। अगर तुम्हें आइडिया नहीं हो, पर तुम्हें रैम का आइडिया नहीं हो तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ें कैसे होती है। तो इसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाइज इसका पता होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा अपना CPU GPU आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितने बिट का है, या फिर क्योंकि लाइक अभी तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि पहले 32 बिट चीज़ें आती थी। तुम लोग ज़्यादा ही शायद तुम्हारी जनरेशन ने शायद नहीं देखा होगा 32 बिट, या फिर देखा हो, मेरे को आइडिया नहीं है। तो उसमें चीज़ें अलग तरीके से काम करती थी, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो अलग तरीके से काम करता था, ठीक। और इससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो सिक्योरिटी में काम करते हैं उनको खासकर पता हो, अगर उन्होंने काम किया होगा बाइनरीज या फिर ओएस के ऊपर, तो उनको पता होगा कि
32 बिट से 64 बिट जाने में बहुत फ़र्क है। और एक बहुत फेमस बग था इस चीज़ का कि जब 32 बिट आर्किटेक्चर होता था, तो लाइक 32 बिट इंटीजर पे तो सबने काम किया ही होगा ना, तो वो कम स्टोर कर सकता है, राइट? फिर वो 32 बहुत छोटा नंबर होता है। और अगर सी सी में किसी ने प्रोग्रामिंग की होगी, तो हमारा सी में जो अगर हम 2 to the 32 के बाद +1 करते हैं, तो वो हमारा नंबर नेगेटिव में पहुंच जाता है, क्योंकि हम साइंड इंट और अनसाइंड इंट का इधर कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हमें पता चलती है हमारे सीपीयू और जीपीयू आर्किटेक्चर से, उसकी क्लॉक स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम आजकल फ़ोन भी देखोगे, तो फ़ोन्स भी अपने आप को ब्रांड करते हैं कि हमारे हमारे प्रोसेसर की स्पीड इतने गीगाहर्ट्ज़ है, या फिर हमारे प्रोसेसर की स्पीड ये है, हमारा प्रोसेसर आर्म प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन है, ये सब है। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि वो जो बंदा है वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक। और तीसरा, मदरबोर्ड आर्किटेक्चर। मदरबोर्ड में इतना ज़्यादा डेप्थ में पता नहीं जरूरत नहीं, बट बेसिक चीज़ें अगर तुम अपना कभी मदरबोर्ड असेंबल करोगे, चीज़ें तुम्हारा कोई सीपीयू असेंबल करोगे, तो वो सभी चीज़ होगी, तुम्हें तब आइडिया लग जाएगा, बट थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो सही रहेगा। और हार्ड डिस्क, वो काफ़ी मेन है कि एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क नॉर्मल, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्टोरेज कैसी है, उसके अंदर फाइल सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें। किसी को कोई डाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर को लेके कि ये सब चीज़ें तो हमें कभी पता ही नहीं थी, या फिर इसमें इतना खास क्या है, या फिर क्यों जानना है ये सब? क्लॉक स्पीड क्या होता है ये? क्लॉक स्पीड क्या होता है, देखो, क्लॉक स्पीड को डिफाइन कैसे करें हम? जैसे कि देखो, एक सीपीयू क्या करता है कि एक टाइम पे ना एक ही चीज प्रोसेस करता है, ठीक। और देखो, अगर तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में, ये सब अपना इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है, ठीक है, जितना भी है, जितने भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से लेवल पे, अगर तुम कोर लेवल पे आओगे, तो कुछ ट्रांजिस्टर्स प्रोसेस कर रहे होंगे कुछ। और अगर और इन ट्रांजिस्टर्स को तुम डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल तुमने सेकंड ईयर थर्ड ईयर की लैब में तुमने देखा होगा कि तुम कैसे नॉर्मल प्लस माइनस के ऑपरेशंस करते हो इन ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके। तो इन्हीं सबको उन्होंने न्यू सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से यूज़ करके, मेरे को आइडिया नहीं है ज़्यादा कि वो कैसे प्रोसेसर बनते हैं, बट उन्होंने इन ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके उन्होंने क्या किया है कि अपना प्लस माइनस की लॉजिक है। बेसिकली एक सीपीयू क्या काम करता है, ये बाइनरी ऑपरेशन ही तो करता है। वो प्लस काम करना है, माइनस काम करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या फिर वहाँ से डाटा उठा लिया, वहाँ डाटा डाला, ये सब तो करता है एक सीपीयू। अगर तुमने 8085 वाली लैब की होगी, तो तुम्हें ज़्यादा आइडिया होगा कि हमारा सीपीयू क्या करता है। तो देखो, एक टाइम पे एक ही काम करता है, बट एक सीपीयू कितने एक सेकंड में कितनी बार वो काम कर सकता है, सबसे बेसिक काम वो होता है हमारा क्लॉक स्पीड। फॉर एग्जांपल, एक सीपीयू तुम्हारा एक मेमोरी से डाटा रीड कर रहा है, तो वो एक सेकंड में कितनी बार डाटा रीड कर सकता है। या फिर एक सीपीयू तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक सेकंड में कितने प्लस ऑपरेशन कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा उसकी क्लॉक स्पीड होती है ना, वो उतने ज़्यादा ऑपरेशन कर सकता है। आइडिया लगा? तो हम फिर क्लॉक स्पीड को इम्प्रूव कैसे करते हैं? देखो, देखो, अब सीन क्या होता है कि जो तुम्हारे हार्डवेयर बनाते हैं ना, तुम्हारे सीपीयू बनाने वाले लोग, वो क्या करते हैं कि वो सीपीयू तो बनाते ही है, और इसके अंदर सीपीयू के अंदर अब उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्शन दे रखा है कि तुम लोग अपनी, एक तो बाय डिफॉल्ट स्पीड आती है सीपीयू की कि इस स्पीड पे चलेगा, मतलब स्पीड इन द सेंस क्लॉक स्पीड, इतनी क्लॉक पे चलेगा। बट वो लोग क्या करते हैं कि अगर तुम्हें फास्टर और चलाना है ना, तो तुम सीपीयू को, मैन्युफैक्चरर कहता है कि ये उन्होंने उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रखा था कि तुम इस सॉफ्टवेयर को फ्लिप करके तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली तुम ऐसा नहीं कर सकते कि हर सीपीयू की तुम स्पीड बढ़ा दो, इनफाइनाइट कर दो। सीपीयू की स्पीड डिफाइन करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर पे। सीपीयू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट उसको लेके, क्लॉक क्या होता है और क्लॉक स्पीड बढ़ाते कैसे हैं, वो सब? कुछ भी डाउट इस स्लाइड को लेके? अब तो हम बेसिक चीज़ पे आ गए हैं कि जो हम अपना बीटेक में देखते हैं। किसी कुछ भी डाउट बता दो, हम दोबारा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट नहीं है सर। पक्का बढ़े सेकंड ईयर? कोई डाउट? नो डाउट सर। तो हमारा दूसरी चीज़ों में पता होनी चाहिए इस रोल को, या फिर किसी भी रोल को समझने के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम, जब स्टार्टिंग किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली तुम समझ सकते हो कि जो तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, या फिर तुम्हारा एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो, या फिर तुम लिनक्स यूज़ करते हो, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। या फिर तुम अपने इसमें मैकबुक यूज़ करते हो, तो उसके अंदर मैक का ओएस है, ठीक है। और या फिर तुम आईफोन यूज़ करते हो, तो उसके अंदर दूसरा ओएस है, ठीक। तो ये सब जितने भी डिफरेंट ओएस हैं, ये इनका काम क्या होता है? देखो, एक तो हमने हार्डवेयर की बात कर ली, और दूसरा हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यही काम करता है कि उस हार्डवेयर को कैसे हमें यूटिलाइज करना है। जैसे कि अगर तुम एक टाइम पे 10 ऐप्स खोलो, तो
10 ऐप्स जो है वो 10 अलग अलग प्रोसेस चल रही होंगी। और एक प्रोसेस मान लो अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, तो पबजी है या फिर कुछ और है, तो वो ऐप्स अब क्या हो सकता है कि वो आगे चल के उन्होंने अपने थ्रेड्स भी लगा रखे होंगे। और अब पबजी है तो उसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए। तो अब क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैनेज कौन करेगा, कौन सी ऐप को कितना टाइम देना है। क्योंकि देखो एक टाइम पे एक ही चीज़ चलती है एक सीपीयू पे। इसलिए आजकल हमारे पास मल्टी मल्टी कोर्स आते हैं, जिसमें कि हम एक टाइम पे दो दो चीज़ें पर सेकंड हम पर सेकंड में नहीं, पर माइक्रो सेकंड माइक्रो या फिर जो गीगाहर्ट्ज़ वाली जो फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो मैं टाइम का मतलब मेरा ये नहीं कि सेकंड, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अगर जितनी ज़्यादा कोर होंगी तो हम उतने ज़्यादा ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग करवाना या फिर मल्टी थ्रेडिंग करवाना, जिससे कि हमारे पास हम अपने सीपीयू को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। ठीक। तो ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन सी प्रोसेस कितना यूज़ करेगी, या फिर कितनी प्रोसेस, जैसे पबजी है, मान लो अगर हमने पबजी खोला, मान लो कि अगर हमारा ओएस ऐसा है कि पबजी ने बोला कि सब कुछ मेरे को दे दो, बाकी सब बंद कर दो। तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई अपना ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस चले, बाकी चीज़ें ना चले। तो यही सब चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारा ओएस होता है। सबको आइडिया लगा ओएस का कि ओएस क्यों होता है और क्या होता है। हाँ जी यस सर। सर। मैं ज़्यादा बेसिक मतलब कुछ ज़्यादा बेसिकली बात तो नहीं कर रहा, या फिर मतलब थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल से बात करनी चाहिए। ठीक है सर। सही सही है। सर सेकेंड ईयर के लिए पता नहीं, बट थर्ड ईयर के लिए तो मतलब सही है। ठीक है, और सेकेंड ईयर वाले कुछ बोलो यार, किसी ने कुछ बोला नहीं अब तक। सही है सर। ठीक ठीक। तो देखो, अब मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ अपने चारों साल बीटेक में, क्योंकि आई गेस इस ग्रुप में काफ़ी जितने भी लोग हैं चैट में वो मोस्टली यूज़ करते होंगे लिनक्स। करते हैं क्या, मतलब कितने लोग यूज़ स्टार्ट करते किया है सर सेकेंड ईयर में। हैं? अच्छा, बढ़िया। और मेरी लिनक्स की स्टोरी ये थी कि मेरे को मेरे दोस्त ने चैलेंज किया था कि तू लिनक्स पे एक हफ्ते ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। और जब से मैंने लिनक्स डाला उसके बाद से मैं लिनक्स से वापस गया नहीं विंडोज़ पे। तो इतना इतना मतलब अगर तुम्हें अगर पावर चाहिए अपने सिस्टम से, तुम्हारे लैपटॉप से, तो लिनक्स बेस्ट है। और तुम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो ना जो तुम विंडोज़ पे कर भी नहीं सकते। विंडोज़ का अलग फीचर है, विंडोज़ बना नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है। सॉरी अगर तुम लोग अभी विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ के अलग फीचर्स है। बट अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, अगर तुम्हें डेप्थ में जाना है कि अगर तुम फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एमएल के इंजीनियर हो, या फिर तुम बैक एंड के या फ्रंट एंड के या फिर एंड्रॉइड के भी इंजीनियर हो, और तुम्हें जानना है कि हो क्या रहा है, तो तुम्हें लिनक्स से इतनी ज़्यादा इंटरनल डेप्थ मिल सकती है जो तुम्हें विंडोज़ कभी दे नहीं सकता। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि तुम सब लोग एटलीस्ट लिनक्स पे आओ, तुम्हें आइडिया लगेगा नेटवर्क वाइज, सिक्योरिटी वाइज क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मोस्टली अगर तुम इसमें आओगे ना, क्या बोलते हैं अपना, जब जॉब के टाइम पे आओगे तो तुम्हें वहाँ पे हर जगह लिनक्स दिखेगा कि तुम्हारा जो कोड होगा वो लिनक्स पे डिप्लॉय होगा, कभी विंडोज़ पे डिप्लॉय नहीं होगा। तुम मैक पे कोड लिख सकते हो, बट तुम्हारे सर्वर हैं वो भी मैक पे नहीं चलते। विंडोज़ पे तो कभी कभी चलते हैं कुछ कुछ सर्वर्स। विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट भी लिनक्स यूज़ करता है अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, अपनी चीज़ें होस्ट करने के लिए। तो लिनक्स इतना ज़्यादा, और लिनक्स है क्यों इतना ज़्यादा अच्छा कि सब उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स है तो लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो चीज़ लोगों को चाहिए वैसी बनती है। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ डेमोक्रेसी बोल सकते हो, ऐसा सीन है। ठीक। मैंने तो अब तक मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, बट जब अमेजोन में था तो वहाँ पे मैक यूज़ किया था, और मैक भी थोड़ा थोड़ा यूनिक्स टाइप का है। तो बट ठीक है, मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा सब लिनक्स यूज़ करो, तुम्हें काफ़ी चीज़ समझ में आएंगी। और अगर तुम किसी भी फील्ड में जाना है तो लिनक्स तुम्हारे लिए हमेशा यूज़फुल रहेगा, कभी तुम्हें नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा। और लिनक्स सीखना भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, लोग बोलते हैं तो उबंटू से स्टार्ट करो और बाकी चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी। ठीक। अब दूसरी चीज़ होती है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बेसिक यूज़ करना है वो चीज़ें हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फाइल सिस्टम, तुम्हारा डाटाबेस। अब लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है बहुत सिंपल है, अगर तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना ये, वो सब कुछ थ्योरी से स्टार्ट होती है। और जब जितना मैंने ऑब्जर्व किया था, थ्योरी में पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे पता है। बट अब सीन क्या है कि तुम्हें करना है, अगर तुम्हें किसी चीज़ में भी एक्सेल करना है तो तुम्हें थ्योरी से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक। तो फाइल सिस्टम अगर तुम देखोगे तो थ्योरेटिकली इतना सिंपल है
कि तुम्हें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विंडोज़ पे तुम ये सब चीज़ कर भी नहीं सकते हो। मैंने भी मतलब जब मैं लिनक्स यूज़ करता था तो मैं वर्चुअल मशीन में विंडोज़ को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, तो विंडोज़ काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि इतनी ज़्यादा ओपन सोर्स है नहीं वो। और तुम्हें कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करनी होती है तो तुम्हें यस 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 करते हो जाएगी। लिनक्स का क्या है कि अगर तुम कुछ इंस्टॉल भी करोगे ना तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी कौन चीज़ कहाँ इंस्टॉल हो रही है और क्यों हो रही है और वो क्या क्या यूज़ कर रही है। तो बहुत अच्छा है। और इस हिसाब से तुम फाइल सिस्टम भी देखोगे उसका तो काफ़ी क्लीन है, नीट है। और उसके बाद लिनक्स के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, तो ये सब चीज़ें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिनक्स के अंदर प्रोग्रामिंग की है, नॉर्मल सी कोड भी लिखा है, वैसे प्रोग्रामिंग हमारी विंडोज़ पे भी काम कर जाती है क्योंकि जो स्कॉल्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल तुम्हें लिबसी, फॉर एग्जांपल अगर तुम सी में प्रोग्राम कर रहे हो तो तुम्हारा एक लिबसी होता है। लिबसी विंडोज़ और लिनक्स दोनों में प्रेजेंट है, तो तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पता चलेगा। बट अगर तुम लिनक्स में चल रहे हो तो तुम देख भी सकते हो कि लिबसी कैसे काम हो रहा है। ठीक, तो अब मेमोरी मैनेजमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लोग किसी बंदे को। फॉर एग्जांपल अगर तुम बैकएंड इंजीनियर हो तो तुम्हें कभी ना कभी ये पता चलेगा कि तुमने जो कोड लिखा है वो तुम्हारे ज़्यादा रैम यूज़ खा रहा है। बट अगर तुम उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा, अच्छा हाँ बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक, ऐसा ही हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है कि हम मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें तुम लोग थ्योरी में पढ़ोगे। तुम अगर सीएससी वाले हो तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ऐसा एक कोर्स। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए तुम्हारा कोर्स आएगा। इसी वालों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर ज़्यादा पता होगा। और टिप्पणी के लोग हैं तो वो लोग भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एटलीस्ट पढ़ेंगे। और ओएस तुम लोगों को खुद से कवर करना पड़ेगा। ऐसे ही अपना बूट मैनेजमेंट, तो देखो अगर तुम लोगों ने लिनक्स करना स्टार्ट कर दिया ना तो ये सब चीज़ें चारों तुम्हारे हाथ में होंगी, तुम्हें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर अपना बेसिक सी प्लस प्लस का कोड कर रहे हो, सी का कोड कर रहे हो, पाइथन कोड कर रहे हो तो तुम आराम से सीख जाओगे। बट ये सब चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए बेसिक इतना है। और पता है इस स्लाइड में जितना कुछ लिखा है ना, अगर ये सब चीज़ तुम्हें बेसिक क्लियर है इन सबका तो तुम कोई भी जॉब में जा सकते हो, खासकर डेवऑप्स में तो। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर तुम एमएल इंजीनियर हो ना तो तुम्हें मल्टी प्रोसेसिंग तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और तुम्हें जीपीयू को कैसे यूटिलाइज करना तुम्हें पड़ेगा। तुम्हें मेमोरी को कैसे यूटिलाइज करना तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बैकएंड इंजीनियर है तो उसको जरूरत पड़ेगी कि कैसे उसकी प्रोसेस कितने लॉग्स क्रिएट कर रही है या फिर कितनी रिक्वेस्ट सर्व कर रही है या फिर उसका डीबी कहाँ टाइम लगा रहा है। ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, जो कि तुम विंडोज़ में बिल्कुल नहीं कर सकते। और लिनक्स में कर रहे हो तो उसके बाद भी तुम्हें ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक, सबको क्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट? किसी को कोई डाउट कुछ भी कि ये सब क्या होता है और हमने कभी सुना नहीं है तो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ? क्लियर है सर। सबको सेकंड ईयर? यस सर। बिल्कुल ना, बता दो भाई कोई डाउट है तो। कुछ शर्माने की जरूरत नहीं, मैं भी कल तक मैं भी इसी में था, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी से रहा हूँ। सर तो विदाउट फिर हमें एक ही लैपटॉप में दोनों यूज कर सकते हैं ना वैसे तो, लिनक्स और हाँ विंडोज साथ में। हाँ तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लैपटॉप पे, नहीं मतलब कुछ सेटबैक्स भी तो होते होंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। देखो ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, इस चीज़ का आंसर तुम खुद ढूंढ सकते हो। देखो विंडोज़ एक ओएस है, लिनक्स एक ओएस है, ठीक है, वो चलता है इस पे सीपीयू आर्किटेक्चर पे। तो तुम सिंपली अगर गूगल भी करके देखोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा उधर। और आंसर जो मिलेगा तुम्हें उसमें इन सब चीज़ों में बात की होगी। अगर तुम दो ओएस डालते हो तो उसका किस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि मैं जब अपने टाइम पे था तो मैं एक साथ विंडोज़ और लिनक्स यूज़ नहीं करता था। एक टाइम पे मैं दो लिनक्स यूज़ करता था, फेडोरा और उबंटू यूज़ करता था, क्योंकि दोनों के अलग अलग लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रोज होते हैं तो अलग अलग चीज़ें टेस्ट करने के लिए। तो मैं लिनक्स तो मैंने काफ़ी चेंज किए और कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस एक लिनक्स का एक डाउनसाइड थोड़ा सा होता है, इतना कुछ ज़्यादा डाउनसाइड नहीं होता, कि लिनक्स की बैटरी यूटिलाइजेशन होती है वो इतनी खास नहीं होती। बट विंडोज़ की भी इतनी खास नहीं होती। तो तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। 4 साल में तुम्हारी बैटरी वैसे भी ख़राब हो ही जाएगी, तुम्हें नई बैटरी 4 साल बाद लेनी पड़ेगी। बाकी सच बात है। तो एक साथ तुम एक नहीं तुम 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, विंडोज़ डालो, लिनक्स डालो, तुम मैक भी डाल सकते हो अगर ट्राई करो। तुम्हें अगर इसका सारा आइडिया क्लियर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सीपीयू आर्किटेक्चर का, तो तुम डाल सकते हो। अभी तुम्हारे कुछ सीनियर्स है, अगर तुम जाते हो विघ्नेश, अभय, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस लिनक्स यूज़ करते हैं। तो ये लोग एक टाइम पे मल्टीपल डिस्ट्रोज यूज़ करते थे, अगर तुमने कभी देखा हो तो। और मैं भी अगर तुम्हें दिखाऊं तो मैं भी कोर मतलब देखो ये फंक्शनैलिटी तो विंडोज़ में कभी नहीं मिलेगी। मैंने एक साथ 10 टर्मिनल्स खोल दिए
और मैं कुछ भी कमांड, मतलब इतना आसान हो जाता है तुम्हें काम करना अगर तुम पावर यूजर हो, अगर तुम्हें इतनी पावर की जरूरत है तो। नहीं तो तुम क्या बोलते हैं, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना वैसे जो मैंने अभी दिखाई थी? यस सर। तो देखो ये मैंने सेटअप किया है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम कर सकूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एमएल का कोड लिख रहा हूँ तो मैं एक टाइम में मैंने कोड लिखा, फॉर एग्जांपल मेरा ये वो है, यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, यहाँ पे आके तुरंत मैंने कोड खोल के मैंने कमांड चला दी और वो ढाई से कोड एग्जीक्यूट हो गया। विंडोज़ में मेरे को क्लिक करना पड़ेगा, इतनी जगह जाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसका कोई लफड़ा ही नहीं है, काफ़ी क्लियर है। और तुम्हारा ये क्वेश्चन था कि विंडोज़ और लिनक्स एक साथ चलाओ, तुम चलाओ, बिल्कुल चलाओ, तुम 10 चलाओ एक की जगह, बल्कि 2 की जगह, और तुम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किसी को और कोई डाउट? नो सर। सेकेंड ईयर से कुछ किसी को कुछ पूछना हो? ओके, सो नेटवर्किंग पे आते हैं। नेटवर्किंग आई गेस सेकेंड ईयर में तो आई गेस ज़्यादा नहीं आती है, थर्ड ईयर वालों को भी शायद अभी तक हुई होगी, मेरे को आइडिया नहीं है। तो तुम्हें बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, ओएसआई स्टैक, डीएनएस, डीएचसीपी, एचटीटीपी क्या होता है। तुम्हें ट्रबल शूटिंग टूल्स पता होने चाहिए, इफ कन्फिग, पिंग, डिग, नेटस्टैट, बहुत सारे टूल्स हैं, ये तुम्हें पता होने चाहिए। अब देखो पता है सेम क्या होता है कि ये सब मैंने चीज़ें सीखी ना, जितनी चीज़ें मैंने एक मस्ती, मतलब एक मोटिव था मेरे 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 सीखने के लिए, क्योंकि मैंने बताया मैं सिक्योरिटी में था, तो तुम्हें मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि अभी ये सब चीज़ें वहाँ पे कैसे काम आई। ठीक है, तुम्हें पैकेट फॉर्मेशन आना चाहिए कि तुम पैकेट कैसे बना सकते हो स्केपी से, और तुम्हें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, डीएचसीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एसएसएच क्या होता है। अब ये सब चीज़ें तो सबके काम आएंगी। फॉर एग्जांपल जो बंदा अपना बैकएंड और फ्रंट एंड इंजीनियर, उसको एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में तो पता होना ही चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट में हेडर्स क्या होते हैं, और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, कुकीज़ क्या होती हैं, ये सब हर चीज़ प्रोटोकॉल के अंदर आता है, और उसको डीएनएस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल तुमने अभी तक अपना डोमेन डिसाइड नहीं किया, तुम्हें किस डोमेन में आना है, तो तुम एटलीस्ट ये चीज़ सीख के तुम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर सकते हो, उसका तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा चीज़ें करने में। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अगर अपने प्रोजेक्ट दिखाऊं, हाँ देखो ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ये एक प्रोजेक्ट था रेस्टवॉल। ये जो हमारे कॉलेज की फायरवॉल है वो शायद अभी तक चेंज नहीं हुई ना, वही तुम्हारा 172.16.1.1 करके आता होगा ना, ऐसा कुछ। हाँ। उस फायरवॉल को मैंने रेप्लिकेट किया था और एक रेस्पबेरी पाई पे चलाया था, तो उसका मैंने कैसे काम करता है वो फायरवॉल, उसको समझने के लिए मैंने पूरा कोड लिखा था। मैंने और मेरे एक दोस्त ने, अमन ने, हमने इन दोनों पे काम, इस पे पूरा काम किया था, और कैसे करके हम एक फायरवॉल को रेप्लिकेट कर सकते हैं। और जब मैंने ये समझा कि ये फायरवॉल कैसे काम करती है, तो मेरे को समझ में आया कि इसको बाईपास भी कैसे करना है। अच्छा, शायद तुम लोगों को तो शायद अभी पता होगा कि कैसे हम बिना फायरवॉल में लॉगिन किए कैसे सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जो ब्लॉक्ड है वो सब चीज़ें भी। बट उस टाइम पे हम लोग मुझे जब पता चला था तो मेरे को इस प्रोजेक्ट करके ही पता चला था ये सब चीज़। और ये प्रोजेक्ट करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि डीएचसीपी, डीएनएस, ये सब नेटवर्किंग वाइज मेरे को जब पता चला, जब मैंने थ्योरी पता की और जब उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, तब मेरे को आइडिया लगा कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बोरिंग नहीं था, जैसे तुम्हें सब कुछ बोरिंग लग रहा हो, क्या क्या बोल रहा है, कुछ ही बोल रहा है बंदा। बट अगर तुम इन सब चीज़ों पे प्रोजेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ सूट बैठती है और तुम्हें कौन सी चीज़ कहाँ पढ़नी है। वैसे अब तुम लोग फायरवॉल में लॉगिन करते हो या फिर तुम्हारे पास एक्सेस है, तुम उसको कर सकते हो रेड? सर फायरवॉल के थ्रू ही करते हैं। अच्छा, फायरवॉल अभी ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये एक मेरा प्रोजेक्ट था, सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं वो देख सकते हैं, मतलब हार्डवेयर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट था ये। हाँ देखते हैं, खुलता है। तो इसमें बेसिकली क्या था कि आर्डिनो ओनो या फिर रेस्पबेरी पाई किसी ने देखा होगा, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, तो उसको मैं अगर किसी सीपीयू में लगाऊं, सीपीयू इन द सेंस उसको मैं यूएसबी में लगाऊं, किसी सीपीयू की लैपटॉप में जो हमारा यूएसबी वो होता है, पोर्ट होता है, उसमें लगाऊं, तो उसके बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैं उस सिस्टम को टेक ओवर कर सकता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे मेरे को बेसिक्स मेरे को जो जानने की जरूरत पड़ी थी ना, वो यही थे। मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम पता था, मेरे को नेटवर्किंग पता था, और मेरे को हार्डवेयर पता था। मैंने इजीली उसको एक फन प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं कैसे करके ये सब करूं, और ये मेरा आई गेस माइनर प्रोजेक्ट था किसी सेमेस्टर का। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊं कुछ। देखो अगर मतलब मैं इसको प्रोग्राम कर सकता था, और मैं अपने अगर किसी सीपीयू में मैंने अपना आर्डिनो इंजेक्ट कर दिया यूएसबी के थ्रू, एज अ पेन ड्राइव अगर इंजेक्ट कर दिया, तो कुछ टाइम बाद मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दूंगा उसके नोटपैड में।
इस छोटे से कोड से, और इस छोटे से कोड से मैं उसके सिस्टम को ओवरटेक कर लूँगा। तो देखो मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट थी, समझ रहे हो तुम्हें, मतलब तुम्हें आइडिया लग रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ फिट बैठती है। और मेरी जो मोटिवेशन थी जब मैंने ये सब चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की थी, तो मैंने कभी एसआरई या डेवऑप्स या फिर अमेजोन की जॉब के लिए नहीं सोचा था, बट मैंने फंडामेंटल्स क्लियर किए थे क्योंकि मेरे ये सब प्रोजेक्ट थे। और ये शायद धीरे धीरे तुम भी कवर कर रहे होगे। सबको आइडिया लग रहा है क्या प्रोजेक्ट था? यस सर। सेकेंड ईयर, किसी को कोई डाउट? सर कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड और कुछ प्रोजेक्ट्स बता देते जो हम कर सके, लाइक अभी हम थर्ड ईयर में। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो एक ये था, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड था, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट था। ये हम 3 लोगों ने किया था। तुम्हारे सीनियर से अभय, जो शायद अभी 1920 में पास आउट हुआ है, शिवम बाटला, वो 19 में पास आउट हुआ था, और हम तीनों ने मिलकर किया था। ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोजेक्ट था। इसको तुम देख सकते हो, तुम्हें हनी पोट यार पता होना चाहिए। तो लाइक जितनी चीज़ें मैंने सीखी मैंने हर चीज़ पे प्रोजेक्ट किया, ठीक। और ये दूसरा ये था 2018 तक हमने CTF कराया था। 2019 और 20 में मेरे को आइडिया नहीं है कि तुम्हारे टेक्सास में CTF हुआ था नहीं हुआ था। तुम लोगों को पता होगा, तुमने देखा था कोई इवेंट CTF करके? टेक्फेस्ट ही नहीं होता सर। 19 और 20 में एक बार हुआ था लाइक सर 19 में टेक्सफेस्ट हुआ था CTF। हुआ था। हाँ, तो वो हमें ने स्टार्ट किया था, और वो बेसिक मेरा ही आइडिया था। और वही तुम्हारे सीनियर्स ने जब तुम्हारे कंडक्ट करवाया होगा, तो शायद इन्हीं में से किसी लोग किसी ने करवाया होगा वो। तो सिक्योरिटी या फिर नेटवर्किंग या फिर OS किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्ट होना, तो तुम इस प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो। और ये तो एक वायरलेस सिक्योरिटी पे मेरा टॉक था वो। हाँ, तुम लोगों ने आइडिया मांगा था ना कि क्या कर सकते हैं। वायरलेस सिक्योरिटी मैंने काफ़ी काम किया था वाईफाई के ऊपर। तो ये एक प्रोजेक्ट था मेरा, मैंने किया था कि हम कैसे करके वायरलेस मोड को, और मतलब वाईफाई सिक्योरिटी पे था कि हम कैसे हम वायरलेस क्लाइंट्स को ओवरटेक कर सकते हैं, और कैसे उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई अटैक कर रहा है। तो ये उसके मेरा ये फाइनल ईयर में थी, मेरा थीसिस भी था। और हाँ, ये मैंने गेम बताया था, मैंने एक जो गेम बनाया था टिक टैक टो, शायद हाँ तुम लोग थे नहीं उस वक्त। तो बाद में अगर किसी को गेम डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट हो तो ये प्रोजेक्ट देख लेना। ये इसमें जीरो काटा जो होता है ना टिक टैक टो, वो क्रिएट किया था, और इसके अंदर AI था बेसिकली कि तुम कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलोगे और तुम्हें कंप्यूटर को हराना है या फिर कंप्यूटर से हारना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अगर किसी को टेस्ट करना है गेम डेवलपमेंट या फ्रंट एंड या फिर बैक एंड में, तो ये देख सकता है। या फिर किसी को CVP के थ्रू देखना है, तो उसके लिए भी काफ़ी मतलब कोड है इसमें। और हाँ, ऑटोमेटिक लॉगिन फायरवॉल में अगर तुम लॉगिन करता था, तो मैं लिनक्स पे यूज़ करता था। अगर मुझे कभी पासवर्ड यूज़ करना होता था तो मैं यूज़ करता था। ये स्क्रिप्ट है, इसमें यूज़र ने पासवर्ड डाल दिया, मेरा लिनक्स में आराम से लॉगिन कर देता था। ठीक, ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं फायरवॉल बाईपास करता था, फायरवॉल में लॉगिन नहीं करता था। और उसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था 2017 में। इसमें यही आता है ना आजकल लॉगिन के लिए अभी भी? हाँ सर। यही ना? तो कैसे हम इसको बाईपास कर सकते हैं, ये मैंने इस आर्टिकल में लिखा था। ये शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं। शायद तुमसे 2 बैच जूनियर थे, उनको आइडिया होगा इसका। उसके लिए कोड भी है पूरा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये कोड यूज़ करोगे। तुम आर्टिकल पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि कैसी चीज़ें काम करती हैं हमारे इंटरनल वाईफाई के अंदर, और कैसे हम चीज़ें वो कर सकते हैं। और सुभाष यादव या फिर राकेश सर को मदद करना। मैं आइडिया लगा कि ये सब जो चीज़ें थी, ये कैसे एक फन वे में हम कर सकते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट दिखाने का एक ही मदद था कि तुम्हें एक तो इंस्पिरेशन मिल सके नए नए प्रोजेक्ट्स में इन फील्ड में जो तुम कर सकते हो, और तुम ये सब चीज़ सीख भी सकते हो। कि कोई डाउट किसी प्रोजेक्ट से लेके या फिर अभी तक जो मैंने बताया? सर आपने बात करी अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने करे है ना, बट अगर हम देखें हमें कोई नई चीज सीखनी है, स्टार्टिंग में कुछ आइडिया नहीं कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? देखो पहले तो देखो, तुम कोई चीज़ सीखते हो ना, तो तुम्हारे एक मन में एक पिक्चर हो जाती है कि हाँ, कि जैसे देखो मैं अपना बताता हूँ। मैं सिक्योरिटी फील्ड में आया था मिस्टर रोबोट देख के। किसी ने नाम सुना है मिस्टर रोबोट का? जब मैंने उसको पहली बार देखा था ना, तो मैं उससे पहले मैं AI पढ़ रहा था। मैंने AI को छोड़ो क्योंकि मेरे को वहाँ से पता चला कि और इंस्पिरेशन मिली कि हाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तब जाके मैं सिक्योरिटी फील्ड में आया था, और तब जाके मैंने चीज़ें वो रेप्लिकेट करके देखी। जैसे वो मैंने अभी तुम्हें अपना वो USB वाला प्रोजेक्ट दिखाया था। वो प्रोजेक्ट अगर तुम मिस्टर रोबोट ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वो उसमें प्रैक्टिकल करके किसी ने दिखाया था। मेरे को वो सही लगा, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, बाकी प्रोजेक्ट थे, मैंने उसको रेप्लिकेट किया अपने तरीके से। तो जब तुम्हें कुछ इंस्पिरेशन, पहली बात तो तुम्हारे पास कुछ आइडिया होना चाहिए कि तुम्हें करना किस फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें एक इंटेलिजेंट रोबोट बनाना है, रोबोट इन द सेंस कि मान लो तुम्हें कुछ जारविस, आयरन मैन के जारविस जैसा कुछ बनाना है, तो वो तुम्हारा मोटिवेशन है। उसके बाद तुम सर्च करोगे कि उसका बेसिक्स क्या है। तुम जैसे जब मैंने AI पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने कॉलेज में AI प्रोफेसर थे तब, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उससे आके पूछा कि मेरे को AI समझना है, मेरे को क्या कौन सी बुक रेकमेंड करो या फिर वो। तो सर ने मेरे को बता दिया था कि हाँ ये बुक पढ़ सकते हो। मैंने वो बुक पढ़ी, 4-5 चैप्टर मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है। बट सीन क्या होता है कि जब तक तुम थ्योरी स्टार्ट नहीं करोगे, थ्योरी तुम्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी, और थ्योरी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं एक्सेप्ट करता हूँ थ्योरी में मज़ा नहीं आता है, बट जब तक तुम थ्योरी कर नहीं लोगे ना, तुम्हें
तुम प्रैक्टिकल कर नहीं पाओगे। तो तुम्हें थ्योरी पे टाइम देना पड़ेगा और थ्योरी पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी तुम थ्योरी करोगे ना तो हर चीज़ का छोटे छोटे टेस्ट कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ थ्योरी पढ़ता था ना तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता था। अगर मैंने ओएस के अंदर सर्वर पढ़े हैं, जितने सर्वर मैंने मेंशन किए थे इधर, ये सब नेटवर्किंग का बेसिक्स, तो मैं सब कुछ इंप्लीमेंट करके देखता था। और जब मैं इंप्लीमेंट करता था तो एक अंदर से मोटिवेशन आता कि हाँ चलो चीज़ काम कर रही है। उसके बाद मैंने उन सब चीज़ों को यूज़ करके बड़ी बड़ी चीज़ें की, जैसे वो फायरवॉल वाला, एक फायरवॉल क्रिएट करना। वो फायरवॉल क्रिएट करना, अगर मैं तुमको अगर आगे कोई कोई बोले कि फायरवॉल क्रिएट करते हैं तो तुम नहीं कर पाओगे। उससे पहले तुम्हें उसके बिट्स और पार्ट्स पता होने चाहिए, और उस बिट्स और पार्ट्स को पता करने के लिए तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए। समझ में आए मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। कुछ और मतलब पूछना चाहते हो इस चीज़ को लेके? सर आप गिटहब रेपो की लिंक सर चैट में डाल दीजिए। तो सर अगर लाइक किसी को स्टार्ट करना हो या पढ़ना, तो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो कहाँ से स्टार्ट करे? अगर किसी को स्टार्ट करना हो, यस सर। स्टार्ट करना हो तो देखो, मेरा अप्रोच तो यही था कि मैं पहले देखता था कि मेरे को किस फील्ड में काम करना है। जब मैंने एआई पे काम करना स्टार्ट किया था तो मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या चाहिए होता है, तो मैंने सीधा गूगल कर लिया, एक प्रोफेसर से पूछा, ठीक है। तो और या फिर जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला प्रोजेक्ट था ना, मेरे को उसका आइडिया नहीं था कि मैं इसको कैसे करूँगा। मैंने सीधा क्या किया, मैंने उसके बेसिक्स देखे कि क्या क्या चाहिए होते हैं। तुम्हें पहले तुम देखो, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें वेब डेवलपमेंट समझनी है या फिर एआई समझना है, कुछ समझना है, तो तुम सर्च करो कि फ्रॉम स्क्रैच, दिस थिंग फ्रॉम स्क्रैच, एआई फ्रॉम स्क्रैच, या फिर सिक्योरिटी फ्रॉम स्क्रैच, नेटवर्क सिक्योरिटी फ्रॉम स्क्रैच, वेब सिक्योरिटी फ्रॉम स्क्रैच। ये गूगल करो, तुम्हें कोर्स आएंगे उसको फॉलो करो तुम, और अगर बुक से पढ़ सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। उस टाइम पहले मैंने अपने जूनियर्स को कुछ बुक डोनेट की थी जो मैंने पढ़ी थी, बट अब शायद वो लोग नहीं है तो मेरे को आइडिया नहीं कि वो बुक्स कहाँ है। तो वो लोग वो बुक्स मोस्टली सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। मेरे को पर्सनली पिंग कर सकते हो टेलीग्राम पे, सक्षम के पास मेरा नंबर है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। हाँ, काफ़ी लोगों के पास है शायद। तो तुम किसी को अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो मैं जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी का बता सकता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर सिक्योरिटी एज अ होल बता सकता हूँ मैं, डेवऑप्स का बता सकता हूँ मैं, और गेम डेवलपमेंट का तुम ईमेल आईडी शेयर कर दो, उससे आसान रहेगा कम्युनिकेट करना। जीमेल नहीं, अरे तुम लोग मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पिंग कर देना, व्हाट्सएप पे कोई नहीं करेगा। नंबर मिल गया ना मेरा? यस सर। हाँ, तो अभी लाइक किसी को किसी फील्ड में, मतलब मैं मेरे को हर फील्ड का आइडिया नहीं, मैंने हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम किया, बट सिक्योरिटी मैंने काफ़ी काम किया था, और अभी मैं करता नहीं हूँ, अभी मैं डेवऑप्स फील्ड में काम करता हूँ। तो उस फील्ड से मैं तुम्हें आइडिया दे सकता हूँ, बट अप्रोच हमेशा यही रखना कि जब भी किसी भी फील्ड में काम करो तो हमेशा बेस से स्टार्ट करना, बेसिक से। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं अगर मेरे को ऐप डेवलपमेंट सीखना है या फिर किसी चीज़ की डेवलपमेंट या फिर कुछ भी सीखना है, अगर मैं कुछ शॉर्टकट लूँगा ना, शॉर्टकट का भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तुम एक दिन में तुम एक ऐप डेवलपमेंट बनाना सीख सकते हो, बट तुम ज़्यादा ऐप नहीं बना पाओगे, तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐप नहीं बना पाओगे, तुम जो चाहते हो वो नहीं बना पाओगे, पर तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बट अगर तुम्हें कोर में जानना है तो तुम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करो, एकदम स्क्रैच से। और बेसिकली तुम्हारा गूगल क्वेरी होनी यही चाहिए कि हाउ टू लर्न दिस फ्रॉम स्क्रैच। कुछ और डाउट इस चीज़ को लेके? सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस से थोड़ा बता दो सर। लाइक जैसे हम सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं तो या तो लाइन से कनेक्ट होता है वाईफाई से, अगर हम चाहते हैं कि दोनों से साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर क्या चीज यूज कर सकते हैं? हाँ, दोनों पॉसिबल है। जब मैं करता था, मैं दोनों कनेक्ट करता था। जब कुछ जो लोग कुंडली में रहते हैं ना, तो कुंडली में कंप्यूटर सेंटर में जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं वाईफाई से, और उससे भी। कुंडली अभी भी है ना, तो या फिर बंद कर दिया मैंने हॉस्टल? सर अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, पर पहले था जब सर लॉकडाउन में सब घर पे 6 महीने से। नहीं उससे, हाँ ठीक है, मतलब अगर जब कॉलेज खुले और अगर तुम कुंडली में हो या फिर कंप्यूटर सेंटर में हो, और लैपटॉप तो शायद अलाउड नहीं है अभी, मेरे को आइडिया नहीं, या फिर किसी लैब में हो, तो तुम दोनों इंटरनेट ऑन कर सकते हो। बट तुम्हें अब देखो, विंडोज़ में तुम करोगे, विंडोज़ तुम्हें पक्का पकाया देगा, विंडोज़ में तुम 4 चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर तुम चाहो तो लिनक्स में, तुम्हें लिनक्स का अगर नेटवर्किंग स्टैक पता हो, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, तो तुम लिनक्स के टूल्स को यूज़ करके इजीली तुम क्या कर सकते हो, तुम लोड बैलेंस कर सकते हो कि मेरे यूट्यूब का ट्रैफिक यहाँ से जाए, मेरा फेसबुक का ट्रैफिक यहाँ से जाए, या फिर अगर मैं कुछ बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से, कहीं कैसे भी, तो वो फाइल आधी फाइल यहाँ से आए, सॉरी आधी फाइल ऐसे तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जैसे अगर तुम 5 फाइल डाउनलोड करो तो 2 फाइल यहाँ से डाउनलोड हो, 3 फाइल यहाँ से डाउनलोड हो, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है। स्पेसिफिक ऐप स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म यूज करेगा कि वाईफाई ये वाला ऐप यूज कर रहा है और लैन ये वाला ऐप यूज कर रहा है। ऐप किस फॉर्म में, कौन सी ऐप की बात कर रहे हो? मतलब एप्लीकेशन कोई भी, जैसे आपने यूट्यूब एग्जांपल दिया, तो क्रोम के स्पेसिफिक पेज हो गए तो हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नहीं, क्रोम के स्पेसिफिक देखो, अब ये जो थोड़ा ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया ऐप्स की टर्म्स में या फिर उसकी टर्म्स में। एंड्रॉइड में करना बहुत मुश्किल है, विंडोज़ में करना थोड़ा मुश्किल है। विंडोज मुश्किल है ना, विंडोज तो जनरल सेटिंग्स लेता है। मान लो हम पर्टिकुलर पेज की वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, पर अगर हम क्रोम की सेटिंग से वॉल्यूम डाउन करेंगे तो हर जगह से डाउन हो जाती है, तो ये काम विंडोज पे नहीं कर पाते, पर लिनक्स पे हम पर्टिकुलर पेज की वॉल्यूम डाउन भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो अलग अलग चीज़ है। देखो, जैसे वॉल्यूम डाउन एक एग्जांपल है,
लिनक्स में सब कुछ देखो, लिनक्स में काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर हुई है। अगर तुम ये भी सर्च करोगे ना कि हाउ टू डिवाइड ट्रैफिक ऑन इंटरनेट, तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। तुम ये भी कर सकते हो कि मैं वाईफाई पे वीपीएन चलाऊंगा और इंटरनेट पे मैं नॉर्मल काम करूंगा। ये चीज़ें भी तुम कर सकते हो, बट तुम्हें उसके लिए लिनक्स का नेटवर्किंग स्टैक का आइडिया होना चाहिए और टूल्स का आइडिया होना चाहिए कि कैसे वो चीज़ें काम करेंगी। और अगर तुम्हें लाइक वायरलेस नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में अगर तुम्हें ज़्यादा डेप्थ में आना है तो तुम्हें ये सब जो चीज़ें चारों चीज़ें मेंशन की ना, ये सब तो तुम्हें पता होनी चाहिए। और या फिर अगर तुम्हें डेवऑप्स फील्ड में आना है, पता है वैसे देखो दिखने में ये पेज काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा कि क्या मेरे काम का नहीं है, बट अगर तुम उसको प्रोजेक्ट वाइज देखोगे ना तो हर एक प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुम इन दो किसी एक का भी यूज़ करके ना तुम अपने नेटिडी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तुम काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकते हो। तुम किसी भी चीज़ को ओवरटेक कर सकते हो इन दोनों का भी यूज़ करके, अगर तुम्हें ज़्यादा आइडिया है तो अच्छे से। बट वो एक फन प्रोजेक्ट की तरह होगा, ठीक है। जब तुम्हारे पास इंस्पिरेशन होगी तो तुम सब कुछ कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि मतलब ये सब बोरिंग ही है, या फिर मतलब जैसे हम सीपीपी, मोस्टली लोग सीपीपी करते हैं। मैंने सीपीपी की थी 1 महीना और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था क्योंकि कुछ मज़ा नहीं था उसमें। इसलिए फिर मैंने अपने खुद के प्रोजेक्ट से किए थे और मैंने वही किए थे जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा था। और वो उसके लिए मेरे को काफ़ी थ्योरी पढ़नी पड़ी थी। बट ये सब जो थ्योरी मेरे को अब लग रही है, ये मेरे को पता है कि हाँ ये सब थ्योरी का काम आया था मेरे को फिजिक्स के प्रोजेक्ट में। और वो सब जब मैंने प्रोजेक्ट किए थे मेरे को उनके बिना मैं वो प्रोजेक्ट कर भी नहीं सकता था। उन चीज़ों को पढ़ के, मतलब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जो मेरे को बिना पढ़े मेरे को पता ही नहीं था कि ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, वो चीज़ उसके बाद पॉसिबल हो पाई। समझ रहे हो क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ इधर मैं? हाँ सर, सब सदमे में चले गए क्या भाई? सबको क्लियर? सर जिससे क्वेश्चन पूछा उसका वेट कर रहे थे। मतलब कोई भी एक्नॉलेज कर सकता है, जिसका क्वेश्चन था उसको क्लियर हुआ। किसी को डाउट सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मेरे को लग रहा है सेकंड ईयर वालों के लिए कुछ ज़्यादा ऊपर से जा रहा है, या फिर ऐसा कुछ बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा कुछ बचा है, या फिर कुछ छोटा सा डाउट है कि हम ये तो हमारे लिए ज़्यादा है, इसको कैसे स्टार्ट करें, ऐसा कुछ। सर अभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ, और बट जरूरी नहीं है ना कि तुम ये स्टार्ट करो। आज की वर्कशॉप इन तीन टॉपिक्स पे है, तो जरूरी नहीं कि तुम इन 3 टॉपिक्स पे स्टार्ट करो। तुम कुछ भी पढ़ सकते हो जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, बट अप्रोच तो वही रहेगी कि बिल्कुल स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें। बट मेरे से अगर आज कोई पूछेगा तो मैं फिर भी बताऊंगा कि ये चारों चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए तो आज भी। और इवन जो बंदा अपना ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, AI या ML पे काम कर रहा है ना, तो वो चीज़ें इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस चीज़ को देखोगे ना, अपना OS के अंदर भी कुछ चीज़ें AI को यूज़ करके होती है। AI तो बेसिकली AI को देखें तो AI है क्या, सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है। तो वो सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। हम AI ये पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई ट्रैफिक है वो मालवेयर, उसके अंदर मालवेयर है नहीं है, या फिर कोई बंदा अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है नेटवर्क को। ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं ML और AI को यूज़ करके। तो वो सब चीज़ें मतलब उसको करने में काफ़ी अलग मजा आता है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि तुम ये सब करो, बट अगर तुम्हें क्लिक कर रहा है, नहीं यार ये चीज़ तो मस्त, इस चीज़ को यूज़ करके मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और जो CTF होते हैं वो तो काफ़ी फन एक्टिविटी होती है जो हमारा हर उसमें करते हैं। एक तो होता है कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो उनको अलग मजा आता है, और जो बनाते हैं उनको अलग मजा आता है। तो बट अगर तुम्हें इन सब चीज़ों को बनाना है तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वैभव, आंसर मिला तुम्हें? किसी और का कुछ डाउट? सर डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं, जैसे 4th ईयर वाले या फिर 3rd ईयर वाले? कौन सी ईयर में तुम? मैं 4th ईयर में हूँ सर। अच्छा देखो, मैंने कभी प्रोफाइल स्पेसिफिक, मतलब मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ, मैंने कभी प्रोफाइल स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया। मेरे को ऐसा था कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहा था। और बिलीव मी कि अगर तुमने अपने प्रोजेक्ट एकदम सिंसियरली किया है, सिंसियरली का मतलब ये नहीं कि तुमने इंटरव्यू के लिए किए प्रोजेक्ट तुमने खुद के लिए किए ना सारे प्रोजेक्ट, तो तुम्हें आसानी से जिस फील्ड में तुम एक्सपर्ट हो ना, तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। इंटरव्यूअर जो होते हैं वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को देख के क्वेश्चन करेंगे, तुमने प्रोजेक्ट किया तुम्हारा आसानी से आंसर दे दोगे, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम लोग अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें इस फील्ड में जा रहे हो, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो आजकल लोग CPP पूछते हैं, ठीक है। और मेरे जो दोस्त थे, तुम लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, कपिल, अनुराग, CSC में थे, जो लोग जिन्होंने कोडिंग क्लब संभाला था स्टार्टिंग में, उन लोगों ने काफी प्रोजेक्ट किए थे, ठीक है। और वो लोग ऐसे देखो, तुम CPP करके तुम वो कंपनी मांग रही है वो दे सकते हो, बट मेरे को पर्सनली मजा नहीं आता CPP करके, ठीक है। और CPP एक सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड में जाना वो एक तरीका है, बट तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो प्रोजेक्ट करके भी, क्योंकि मैंने जितने प्रोजेक्ट किए थे मेरे को पता है एल्गोरिथम यूज होते हैं। और जो बंदा सिर्फ CPP करता है उसको तो आइडिया भी नहीं है कि खुद की चीज़ क्रिएट करने में कैसे एल्गोरिथम यूज होते हैं, क्योंकि उसने तो सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व किए हैं। तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि तुम्हें किसी प्रोफाइल के लिए जाना है ना, अगर तुम्हें SRE के लिए जाना है ना, तो तुम ये चीज़ देखो कि उसका बेसिक्स हैं, उसको यूज़ करके कर सकते हो। और तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बैकएंड या फ्रंट एंड, तो
वो सब चीज़ें उसकी बेसिक्स पढ़ो, उसके बेसिक्स पढ़ के कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हो, कितने वास्ट प्रोजेक्ट कर सकते हो वो करो। ML AI के लिए भी सेम चीज़ है, एंड्रॉइड के लिए भी सेम चीज़ है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी सेम चीज़, सॉरी सिक्योरिटी फील्ड के लिए भी सेम चीज़ है। तुम करो और प्रोजेक्ट करो उसके बाद। उसके अलावा तुम्हें मतलब तुम्हें पता है, अगर तुम लोग प्रोजेक्ट करते हो ना तो तुम्हें थ्योरी में बार बार जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी थ्योरी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तुम्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ पहले से पता होगा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो साफ इंटरव्यू में बोल दो कि मैंने जो प्रोजेक्ट किए उनमें इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को नहीं पता कुछ। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। ओके सर। किसी और का कोई और डाउट? ज़्यादा बोर तो नहीं हो गए ना तुम लोग? नो सर, इंटरेस्टिंग है। आई होप सबके लिए हो। मैंने लास्ट साल में बनाई थी पीपीटी, मेरे को आइडिया नहीं है कैसी बनी है। ठीक है, तो देखो प्रोग्रामिंग में भी तुम्हें सबको कुछ ना कुछ लैंग्वेज आती होगी, बट पाइथन, अगर तुम्हें पाइथन वैसे तो सबसे इजी लैंग्वेज होती है और तुम बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जो बंदा ML AI कर रहा है उसको तो आती ही होगी पाइथन, और सिक्योरिटी वाले बंदे को मस्ट है। फ्रंट एंड बैक एंड वाले को जरूरी नहीं है, वो बिना उसके भी उसका काम चल जाएगा। बट SRE या डेवऑप्स या फिर उसमें CPP में भी काफ़ी काम आती है पाइथन, वैसे तो सीख सकते हो, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी इजी लैंग्वेज है और काफ़ी चीज़ कर सकते हो तुम बहुत कम टाइम में। और हम अपने इधर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइथन में करते हैं। तो अगर किसी ने नहीं किया तो कर लो, और किसी को आती है तो उसमें एक्सपर्टीज कर लो, कोई प्रोजेक्ट कर लो, बेसिकली कर सकते हो बहुत प्रोजेक्ट है। शेल स्क्रिप्टिंग, मतलब जो लिनक्स यूज करता है उसको शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। बेसिक फ्रंट एंड स्टफ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो तो HTML CSS तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है उसको बोले तो। जावास्क्रिप्ट हाँ सीख लेना, अच्छी बात है, अगर तुम्हें आती है तो तुम काफ़ी चीज़ आसान कर सकते हो। जावा, गो, सी, Node.js सीखी तो अच्छी बात है, इससे तुम्हें पर्सपेक्टिव मिलेगा कि बाकी लैंग्वेज कैसे अलग है, पाइथन और जावा क्यों अलग है, JVM कैसे काम करता है और पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो कैसे काम करता है, सी और जावा में क्या फ़र्क है। तुम्हें जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आती होगी, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज में तुमने प्रोजेक्ट किया होगा, तुम्हें आइडिया होगा कि कब कहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। और एक लैंग्वेज को तुम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, और हर लैंग्वेज का अलग अलग वो है यूसेज है, वो तुम्हें जब प्रोजेक्ट करोगे तभी तुम्हें आइडिया लगेगा। उसके बाद पाइथन के साथ तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो सिक्योरिटी के, डाटाबेस के, OS के, नेटवर्किंग के, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो तुम पाइथन से, या फिर अगर तुम्हें कोर में जाना है तो और बड़े बड़े फ्रेमवर्क का वो यूज़ कर लो। बट बेसिकली जितना मैंने इसे बताया, इन सबको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको सिर्फ थ्योरी करके मत छोड़ना। अगर तुम सोच भी रहे हो कि मैं ये सब कवर करूंगा, और एक ही करके करना, बट प्रोजेक्ट सब पे करना, ठीक है। हार्डवेयर पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आई एग्री। OS पे तुम बेसिक चीज़ें, लिनक्स इंस्टॉल करना, एक साथ 2 लिनक्स डालना, विंडोज़ का लिनक्स डालना, लिनक्स में विंडोज़ डालना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों में विंडोज चलाना या फिर लिनक्स में गेम खेलना, अगर तुम्हें आइडिया पता नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, लिनक्स में गेम खेल सकते हैं, लिनक्स के गेम्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेटवर्किंग में तुम सिक्योरिटी में बहुत कुछ कर सकते हो, नेटवर्किंग टूल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक चैट एप्लीकेशन आई थी कि जो हम अपने लोकल लैन पे चैट कर सकते हैं, मतलब जो बंदे कुंडली में या फिर जो बंदे अपने इधर हरिश्चंद्र उधर में है, हॉस्टल में है, तो वो आपस में चैट कर सकते हैं इस लोकल ऐप पे, बस तुम्हें IP पता होना चाहिए। तो ये सब फन एप्लीकेशन बना सकते हो। प्रोग्रामिंग तो मतलब प्रोग्रामिंग तो तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी किसी प्रोजेक्ट को करना है तो। हाँ, तो गिटहब रेपो में शेयर कर दिया, तुम्हें आइडिया मैंने बता दिया प्रोजेक्ट से। किसी को प्रोजेक्ट का कुछ और आइडिया चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं हिंट्स दे सकता हूँ किसी फील्ड में। सर जैसे डेवलपर ऑपरेशंस और डेवऑप्स है हमारा, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में डॉकर सीखने की कोशिश करी थी, लाइक जब मेरा एक प्रोजेक्ट था, एंड क्योंकि वो प्रोजेक्ट में हम लाइक जियोस्पेस मतलब जियो पांडास यूज़ कर रहे थे मेनली, तो उसकी वजह से हमें पोस्ट GIS को इंस्टॉलेशन और GDAL की इंस्टॉलेशन में बहुत एरर्स आ रही थी। तो ये था कि हमें फिर इसलिए हमें डेवऑप्स को चूज़ करना था, क्योंकि जब मैं उसको डिप्लॉयमेंट पे ले जाना चाह रहा था तो जिससे वो थोड़ा ईजी हो जाए। बट मेरे को स्टार्टिंग में वो बहुत डिफिकल्ट लगा और वो सब, तो उस वजह से मैं उसको प्रोसीड नहीं कर पाया। तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से सीखना चाहिए डॉकर और क्या अप्रोच रहनी चाहिए? देखो, मैंने जब डॉकर सीखा था, आई गेस मैं 2nd या 3rd ईयर में था, कोई आदमी। तो वैसे तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, सीख लो, सबके लिए काम में आएगी, कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी सबको। मैंने कैसे सीखा था, व्हाट इज़ डॉकर, मैंने यूट्यूब पे देखा, वीडियो आई, मैंने पहले वीडियो देखी, मेरे को कुछ पता चला, मैंने इंस्टॉल किया, मैंने टेस्ट करना स्टार्ट किया, और ऐसे ही फिर मैंने प्रोजेक्ट किया। डॉकर पे कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, बट जब हमने CTF किया था पहली बार, तो हमारे जितने भी वो थे, किसी ने अगर ये CTF खेला है तो उसको पता होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो वो हर प्रॉब्लम एक कंटेनर पे चलती थी। अगर कंटेनर पे नहीं चलाते, अपने OS पे चलाते, तो एक सिक्योरिटी इशू होता है जो कि हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हमने दी थी CTF में वो काफ़ी इजी थी, तुम उसको इजीली ब्रेक कर सकते थे और तुम्हें फिर एक्सेस मिल जाती। तो कंटेनर्स का यूज़ हमने वहाँ किया। तो तुम्हारे यूज़ केस के लिए मैं ये बोलूँगा कि पहले तुम डिफाइन करो कि तुम्हें क्या करना है। पहले तुम बेसिक डॉकर देख लो क्या क्या होता है, कोई ट्यूटोरियल देखो, कोई फॉलो करो उसको, ज़्यादा बड़ा भी मत रखना, छोटा ही रखना, डॉकर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और फिर जितना यूज़ आए उतना करो, और जहाँ पे भी एरर आए उसको छोड़ो मत, उसके पीछे पड़ जाओ। मेरे को याद है एक बार मैं जो फायरवॉल पे काम कर रहा था, मतलब जो खुद की फायरवॉल बना रहा था, तो एक इशू था, एक प्रोटोकॉल थी जो कि मेंशन्ड ही नहीं थी कहीं पे, उसकी कोई डॉक नहीं थी, क्योंकि वो बहुत रेयर प्रोटोकॉल थी। RFC, अगर तुमने किसी ने सुना हो RFC, उसका RFC मेरे को पढ़ना पड़ा। मतलब हर एक प्रोटोकॉल का एक साइंटिफिक पेपर होता है कि वो
कैसे वो हुई है, कैसे क्रिएट हुई, कैसे काम करती है। तो मेरे लिए वो काम नहीं करी थी। उसके लिए मैंने 10 या 15 दिन सिर्फ एक छोटी सी, वो भी बहुत एक छोटी सी चीज़ है, उस पे लगाया। बट पीछे पड़ के कैसे न करके वो चीज़ हुई। तो पीछे पड़ जाओ किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है तो कभी ना कभी तो कर ही जाएगी। 1000 रिट्राई करोगे तो बाद में तुम्हें 1000 तरीके पता होंगे कि कैसे वो चीज़ काम नहीं कर रही। यस सर। एंड लाइक डॉकर के अलावा अगर हमारे पास कोई बेटर ऑल्टरनेटिव हो या और कोई हमारी बेटर अप्रोच हो जो हमें अभी से सीखनी चाहिए, मतलब जैसे हम मेनली हाँ बोलो। जैसे आपने मेनली बताया था कि हम जैसे डिप्लॉय करते हैं तो पूरा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर पूरा हमारा इजीली मैनेजेबल हो सकता है डॉकर से, या फिर और कोई हमें अलग से सीखना पड़े, जैसे क्यूबरनीट्स है एंड और भी कुछ 2-3 ऑप्शंस हैं अवेलेबल, तो उनमें क्या डिफरेंस है? देखो ये कुबरनेटिस, डीसीओस, मैराथन, ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें यूज थी कंपनीज के अंदर। एक नॉर्मल स्टूडेंट को जानने की जरूरत नहीं है। पता है, तुम अगर डेवऑप्स के इंटरव्यू में जाओगे ना, तुमसे कोई नहीं पूछेगा ये सब चीज़ें। तुमसे इंटरव्यू में भी बेसिक चीज़ें पूछेंगे। ये चीज़ें बताने वाली थी इधर, तुमसे इसी पे क्वेश्चन आएगा, बार कोई क्वेश्चन आएगा, तुमने जो प्रोजेक्ट किए हैं उस पर क्वेश्चन आएगा। तुम अगर सीख रहे हो वो तो अच्छा है, बट पता है दिक्कत क्या है, तुम क्यूबरनेटिस सीख लोगे ना तो प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्यूबरनेटिस सीख के क्या करोगे क्या? बल्कि तुम कुछ फन प्रोजेक्ट सोचो, डॉकर को सोच के तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम अपने, अगर तुम लिनक्स तो यूज़ करते ही होगे, लिनक्स पे तुम हर चीज़ को कैसे डॉकराइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ब्राउजर डॉकर में चले, तुम्हारी अलग अलग चीज़ें एप्लीकेशन डॉकर में चले, तो इससे क्या होगा कि तुम अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ कंपाइल करना है कोड, या फिर किसी को कोई एमएल कर रहा है, एमएल पे काम कर रहा है, उसको कुछ चीज़, फॉर एग्जाम्पल तुम जैसे बताया कि तुम इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे, उसका तुमको चलाने वाले थे, तो कुछ प्रोग्राम कर रहे हो तो तुम उसको डॉकर में डाल दो। आप पता है डॉकर का एक फायदा ये है कि तुम इजीली शेयर कर सकते हो और तुम्हें बार बार चीज़ें इंस्टॉल मेंटेन नहीं करनी पड़ती। तुम्हारे पास एक बार इमेज आ गई, उसको रन करो, तुरंत फिनिश। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम उतना ही सीखो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि तुमने फॉर एग्जाम्पल शायद तुमने कुबरनेटिस का नाम लिया था, तुमने शायद कहीं ऑनलाइन देखा होगा कि ये सब चीज़ होती है। तो मेरे को कुबरनेटिस का आइडिया नहीं था। जब से मैंने मीडियानेट ज्वाइन किया है, एसआई ज्वाइन किया, डेवऑप्स मैनेजर ज्वाइन किया, कोई आइडिया नहीं था क्या होता है वो। और मेरे से ना ही किसी ने इंटरव्यू में पूछा। ऐसी जो चीज़ें पूछी गई थी वो यही थी, और जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ मैं भी यही सब चीज़ें पूछता हूँ। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सीखना है तो सीखो, बट मैं बता रहा हूँ कुछ भी चीज़ सीखते हो तो प्रोजेक्ट के लिए सीखो, इंटरव्यू के लिए मत सीखो। बेसिकली फिलोसफी ये है, और मेरे लिए आज तक हमेशा काम की है। जितने इंटरव्यूज मैंने दिए ये हर जगह ये काम किए मेरे लिए। अगर मैं किसी इंटरव्यू में मतलब कोई मेरे से कोई पूछा कभी कि ये चीज़ नहीं की, तो मैं साफ साफ बोल दिया था कि मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं किया, मेरे को नहीं आती। और ये कोई नेगेटिव पॉइंट कभी मैंने देखा नहीं, कभी ये नेगेटिव पॉइंट गया हो तो, क्योंकि हमें इससे बेसिक्स पता होना चाहिए। और अगर बेसिक्स पता हो तो तुम कुछ भी सीखते हो। जैसे अगर तुमने कुबरनेटिस का नाम लिया ना, अगर तुम्हें डॉकर का बेसिक्स आता है ना, तुम्हें नेटवर्किंग आती है, तुम्हें एवएस आती है, तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है ना, तुम कुबरनेटिस को एक दिन में सीख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर मिल गया मेरा? यस सर, थैंक्स। किसी और का कोई और डाउट इस चीज़ को लेके? नेटवर्किंग स्टार्ट करनी कहाँ से करें, मतलब कोई सोर्स ऑफ स्टडी? हाँ, नेटवर्किंग स्टार्ट करनी ना, तो देखो मैंने एक यूट्यूब पे एक बंदा है, इलाई द कंप्यूटर गाय, उसको तुम फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे नेटवर्किंग कोर्स हैं उसके। इसकी देखो ये नेटवर्किंग वाली सीरीज है ना, पूरी देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मस्त तरीके से समझा रखा है। और देखो वीडियो सीरीज अगर तुम कुछ फॉलो करते हो ना, तो तुम्हें वो रहता है, मतलब इजीली चीज़ें समझ में आती है। और वो बंदा एग्जाम्पल पे देख दिखाता है। एक तो ये देख सकते हो तुम। और सिक्योरिटी के लिए उसका एक बंदा था, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी था कोर्स में, कोई अभी याद नहीं आ रहा। किसी को जानना हो तो मेरे को पिंग कर देना, मैं बता दूंगा। इसको फॉलो कर लेना, बहुत ही इजी है और बहुत ही मस्त है, बता रहा हूँ मैं। जितने लोग इसको पूछा है सबको ये रिकमेंड किया है। और कुछ आपको टेलीग्राम पे पिंग करना है ना सिक्योरिटी कोर्स के लिए? हाँ मैं बता दूंगा। ठीक, थैंक यू सर। और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी को कुछ, सर किसी को एक और डाउट है सर। हाँ पूछो, कोई करनी है। सर लाइक अभी मैं वायरशार्क पे काम कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली पैकेट्स कैप्चर करने का काम करता है। तो फिर उसमें मतलब ये मतलब वो तो बेसिकली HTTP के लिए करता है, तो HTTPS के लिए फिर कहाँ से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? वायरशार्क का नाम लिया ना तुमने? हाँ हाँ ब्रो, वायरशार्क सारे पैकेट कैप्चर करता है। वायरशार्क प्रोटोकॉल बेस्ड नहीं है, वायरशार्क उससे भी नीचे लेयर पे काम करता है। वायरशार्क तेरा OSI मॉडल की बात करेगा तो डाटा लेयर के नेटवर्क लेयर से पैकेट कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। तो वो लेयर सेकंड लेयर से, इवन अगर तू वाईफाई की बात करेगा और अगर तेरा प्रोमिस्क्यूअस मोड ऑन है तो वो तुम्हारे ये क्या बोलते हैं, लेयर 1 से पैकेट कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। और तुमने जो बात की इसकी HTTPS की, तो देखो HTTPS का ट्रैफिक को अगर तुम्हें डिक्रिप्ट करना है ना, तो तुम बीच में प्रॉक्सी डाल दो, मैन इन द मिडल। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने मैन इन द मिडल का कुछ यूज़ किया। तुम हाँ मतलब अगर तुम एक रेपो के थ्रू जाओगे ना, तो कुछ प्रोजेक्ट्स में मैंने मेंशन किया है ये मैन इन द मिडल कैसे करते हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट देख लेना, तुम्हें आइडिया पता चल जाएगा उधर। तुम मैन इन द मिडल यूज़ करो। मैन इन द मिडल का मतलब ये है कि तुम्हें SSL ट्रैफिक को तुम देख नहीं सकते क्योंकि वो सिक्योर है। अगर तो तुम जो क्लाइंट है, जो बंदा क्लाइंट है, वो उस बंदे को अगर अपना ट्रैफिक देखना है ना, तो वो देख सकता है। ओके। और अगर तुम्हें
और ज़्यादा समझना है इसके अंदर, तो तुम मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फायरवॉल वाला, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर सब कुछ मैंने किया था, ये सब चीज़ सारी यूज़ की थी। तो कैसे हम दूसरे बंदे का ट्रैफिक देख सकते हैं या फिर खुद का ट्रैफिक देख सकते हैं। तो तुम्हें अगर खुद अपने NIT दिल्ली की फायरवॉल को समझना है तो तुम बेसिकली मतलब एक मोटिवेशन तुम्हारा वो हो सकता है कि तुम अपनी NIT दिल्ली की फायरवॉल समझ, तुम्हें समझ में आ जाएगा चीज़ें कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। हाँ ओके सर, कुछ ट्यूटोरियल्स मतलब बता सकते हैं ऐसा कुछ जिसको फॉलो कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अलावा? ट्यूटोरियल्स देखो वायरशार्क के लिए तो तुम्हें वो ही मिल जाएगा। तुम्हें देखो अगर तुम्हें SSL का ट्रैफिक वो करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो तुम्हारे बहुत सारे तरीके हैं। देखो बर्ब सूट करके एक वो आता है, ठीक है, टूल आता है, वो SSL ट्रैफिक के लिए होता है, HTTPS ट्रैफिक के लिए होता है। दूसरा तुम स्क्विड यूज़ कर सकते हो, और बीच में और प्रॉक्सीज होती हैं, HA प्रॉक्सी, Nginx यूज़ कर सकते हो, स्क्विड यूज़ कर सकते हो। गूगल कर लेना एक बार कि कौन सी प्रॉक्सी और कैसे कैसे ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, तुम्हें बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। बट अब सीन क्या है कि तुम्हारे क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, इसको कैसे, इसके अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि तुम गूगल करना कौन सी एडवाइस बर्ब सूट सर्च करना है, या फिर एक पाइथन बेस्ड एक प्रॉक्सी सर्वर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ओके सर, वो सर्च कर लूंगा मैं। हाँ, उसके ट्यूटोरियल्स देखे ना, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके अंकित, किसी और का कोई और डाउट? सही है सर, सब ठीक है ओके। तो देखो सिक्योरिटी पे मैं ज़्यादा PDF बना नहीं पाया, मैं सॉरी PPT बना नहीं पाया क्योंकि डेली का PPT बना नहीं पाया। पर देखो अगर किसी को सिक्योरिटी में इंडेप्थ जानना है तो मैं पर्सनली उसको बता सकता हूँ। मैंने पर्सनली नेटवर्क सिक्योरिटी पे काफ़ी काम किया था और वाईफाई सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उसके प्रोजेक्ट से तुम्हें मेरा काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो सकता है। बट मैं तुम्हें फिर भी सबको एक सिक्योरिटी का मैं एक बड़ी पिक्चर देता हूँ। सिक्योरिटी में बेसिकली 5 फील्ड हम कंसिडर कर सकते हैं कि 5 तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी की नेटवर्क पे जो ट्रैफिक जा रहा है उसको सिक्योर करना। इसमें तुम्हारा क्लाइंट सर्वर सब आता है। तुमने मोबाइल में फेसबुक खोला है, बट कोई हैकर तुम्हारी फेसबुक को हैक कर सकता है। फिर भी तुम्हारे घर के बाहर बैठ के तुम्हारा राउटर से ट्रैफिक लेके तुम्हारा फेसबुक का चीज़ें करना चाहे तो चीज़ें पॉसिबल है। वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। वायरलेस सिक्योरिटी मतलब तुम्हारा वाईफाई, बट ये नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। मैंने अलग लिखा क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था और उसमें बहुत बड़ी डोमेन है ये वायरलेस सिक्योरिटी। तो वाईफाई पे तुम काम कर सकते हो। बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, जो OS पे जितने चीज़ें काम करती हैं कि किसी सर्वर को एक्सप्लॉइट करना। बाइनरी मतलब तुम्हें C++, जावा या फिर इन सब के कोड को अगर तुम्हें एक्सप्लॉइट करना है, या फिर तुम्हें असेंबली कोड को एक्सप्लॉइट करना है, तो तुम कैसे करोगे? तुम लोगों ने फ्री वीडियो गेम देखे होंगे ना, तुम्हें डाउनलोड किए होंगे विंडोज़ के लिए जो बंदे गेम खेलते हैं, तुमने क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड किए होंगे ना किसी ने। तो वो चीज़ें बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन से पॉसिबल होती हैं कि कोई भी गेम अपने आप को फ्री तो इजीली बना नहीं सकता ना। तो वो लोग क्या करते हैं, उस गेम को देखते हैं कि कहाँ से हम अंदर घुस सकते हैं, फिर वो ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट को ऑफ कर देते हैं, तब जाके वो चीज़ फाइनली अवेलेबल होती है। तो वो चीज़ हमारी बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन पे आती है। ठीक है, एक आता है वेब सिक्योरिटी। वेबसाइट जो लोग फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करते हैं उनको आइडिया होगा थोड़ा कि वेब सिक्योरिटी कैसे होती है। जो हमारा बैक एंड सर्वर होता है उसमें हम बहुत तरीके से अटैक कर सकते हैं। इनपुट हमने कुछ और डाला, सर्वर पे कुछ और पहुंचा, सर्वर पे जाकर उसने कुछ और तबाही मचा दी, या फिर कुछ टाइम पहले सुना होगा किसी ने कि हमारे आधार के डाटा थे वो लीक हो गए थे, या फिर कुछ लोग सुनते होंगे कि डाटाबेस ब्रीच होता है, अभी पेटीएम का हुआ था। तो वो सब कैसे होते हैं? वो मोस्टली वेब सिक्योरिटी की वजह से होते हैं कि कुछ ना कुछ वेबसाइट में कुछ इशू होता है और लोग उसको ब्रीच कर देते हैं। और फिर तीसरा मतलब एक कैटेगरी है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इटसेल्फ से कुछ नहीं कर सकते हम अटैक, बट क्रिप्टोग्राफी हर इन तीनों फील्ड में उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में उसका बहुत बड़ा पार्ट है, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में पार्ट है, वेब सिक्योरिटी में उसका पार्ट है। तो क्रिप्टोग्राफी हम यूज़ करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, प्राइवेसी का सबको पता होना चाहिए। वैसे तो सबको पता होना चाहिए, बट जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको आइडिया होगा। तो कुछ चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा जो सबको, वैसे कि ये डॉक्यूमेंट्रीज हैं कुछ जरूर देखना है, नेटफ्लिक्स में सब देखना एक बार। सबको दिख रही है ये चीज़ें? यस सर। तो एक बार अगर तुम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आई गेस यूज़ करते ही होगे, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कुछ भी, तो एक बार जरूर देखना, तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसे बड़े स्केल पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। किसी को कोई डाउट इन सब चीज़ों पे जो मैंने डिस्कस किया अभी? नो सर। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इतना छोटा नहीं है कि पूछ नहीं सकते। कोई डाउट नहीं है तो फिनिश करें, या फिर किसी को कुछ आ रहा है तो बता दो। फिर 2-3 मिनट हैं तो मेरे पास कुछ भी डाउट आया अब तक जितनी चीज़ें डिस्कस की हमने, प्लेसमेंट्स को लेके, या फिर प्रोजेक्ट कैसे करने हैं, या फिर चीज़ कैसे सीखनी है, कोई भी पूछ सकता है। या फिर सेकंड ईयर के लोग हैं तो वो पूछ सकते हैं कैसे स्टार्ट करना है। भैया एक्चुअली अभी चल रही है हमारी 4th ईयर की प्लेसमेंट्स, तो कुछ लास्ट मिनट अगर आप बता सकोगे क्या, मतलब कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो थोड़ा और अच्छा होगा हमारे लिए। देख ब्रो, देख मैं अपने टाइम में जितनी कंपनियों में इंटरव्यू दिया था मैंने कॉलेज की तरफ से, वो 2 ही थी। क्योंकि उसके बाद
मेरा स्लैब नहीं बचा था। तो देख, मेरी दोनों में अप्रोच सेम थी। मैं कंपनी स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ा था और जितना मेरे को आता था उतना मैंने बता दिया था और बाकी के लिए मना कर दिया था। बट मेरा जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो भी मैं जो प्रोजेक्ट चल रहा था मैं उस पर काम करता था, क्योंकि मतलब फंडामेंटल चीज़ है। अगर तुमने अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहे हो ना तो तुम इंटरव्यूअर को आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब ये जो अप्रोच है ना ये थोड़ी रिस्की है, ठीक है। अगर तुमने ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किए हैं तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है, मतलब डाउन हो सकता है। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो कि तुम प्रोजेक्ट्स करो या तो जल्दी जल्दी, या तो एटलीस्ट थ्योरी अच्छे से पता कर लो, सीपीपी कर लो। मतलब मैंने तो कभी की नहीं, बट आई गेस सीपीपी वाली ज़्यादा कंपनी आती है तो सीपीपी कर लो, तो ऑनेस्ट सेफ साइड में रहोगे तो, ठीक है। वरना अगर तुम्हें मतलब पूरे, क्योंकि सीपीपी काफ़ी बोरिंग चीज़ है, मेरे को तो खुद अच्छी नहीं लगती, पर अगर तुम कर सकते हो तो सीपीपी कर लो। वरना उसके अलावा अल्टरनेट अप्रोच है, तुम वो करो, प्रोजेक्ट करो। अभी भी कर सकते हो, कंपनी आनी स्टार्ट हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो। और प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा ही पता चलेगा। थ्योरी तुम भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, बट तुमने जो प्रोजेक्ट किया वो तुम्हें बाद तुम्हारी मेमोरी में प्रिंट हो जाएगा। यस सर। कुछ और किसी को पूछना हो? आंसर जैसे हम AWS का हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक नेक्स्ट वर्कशॉप अगर आप कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, या AWS में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या हमें कुछ अपनी तरफ से हम पहले से कुछ प्री रिक्वेस्ट देख कर आए, या फिर कुछ भी हम एक्सप्लोर करके आए, मतलब AWS का या कुछ। देखो ब्रो, AWS का सीन ऐसा है ना कि तुम लोग जो प्रोजेक्ट करते हो ना, अभी जो तुम चीज़ें सीखते हो उन सब चीज़ों को तुम AWS पे, वो सब चीज़ें AWS पे करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। पर तुम अगर सीखना चाहते हो तो चीज़ें हैं, बट तुम क्या होगा कि वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगी। मैंने 1 साल से अमेज़न की EC2 के अलावा मैंने किसी और चीज़ पे काम नहीं किया है। मतलब 1 साल पहले तो मैं काफ़ी सर्विस पे काम करता था AWS की, बट अभी एज अ प्रोफेशनल मैंने खुद काफ़ी टाइम से काम नहीं किया है, तो मेरे को चीज़ सर्विस याद नहीं होगी, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हें लगता होगा कि AWS स्किल है। जब मैंने AWS का इंटरव्यू दिया था तो मेरे से किसी ने AWS के बारे में एक क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा था, बता रहा हूँ मैं। मेरे को AWS की फॉर्म भी नहीं पता ये तब लिटरली, बट मेरे बेसिक्स क्लियर थे। मैंने अपने बेसिक्स को लेकर प्रोजेक्ट किए थे और सारे क्वेश्चन उसी को रिलेटेड थे। तो अगर तुम्हें कुछ तुम्हारा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल तो अगर ML पे काम कर रहे हो तो तुम्हें AWS की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि AWS पे बड़े बड़े GPU बॉक्सेज हैं, तो तुम्हें उस वक्त जरूरत पड़ सकती है। बट इंस्टेड वहाँ जाओ तो आपके कॉलेज के पास भी GPU बॉक्सेस हैं आई गेस, तुम वो यूज़ करो। तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ो। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि तुम लोग बेसिक्स पे फोकस करो, एकदम बेसिक्स पे, और प्रोजेक्ट्स करो जितने ज़्यादा कर सकते हो। और मतलब उससे नहीं कि तुम ज़्यादा करो, तुम 4 साल से फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक तुम एक प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, और इतना बड़ा कुछ प्रोजेक्ट होगा तो उस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी बात होगी, वो काफ़ी स्टेबल प्रोजेक्ट होगा। तो कुछ ऐसा करो। और AWS को मैं रिकमेंड नहीं करता कि तुम कुछ सेशन लो, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड ईयर वालों के लिए तो बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। 4th ईयर वालों को जितने उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट किए उनको हो सकता है उनके कुछ प्रोजेक्ट AWS में काम पे आ रहे हो, बट वो चीज़ तुम अपने लैपटॉप पे कर सकते हो जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि तुम AWS पे कुछ करो, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो तुम इससे अच्छा तुम बाकी चीज़ों बेसिक्स कवर करो। AI हो गया, ML हो गया, इतने इंटरेस्टिंग फील्ड है। सिक्योरिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, ये सब चीज़ें कवर करो। और बाकी लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें कवर करो। ओके सर। अनुज का क्वेश्चन आया है, इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड गुड फॉर EC। देखो मैं भी EC से हूँ और मैंने बहुत सिक्योरिटी पढ़ा था, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई उसकी। बट देखो चीज़ें ये है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम करो, और सिक्योरिटी फील्ड ग्रो हो रहा है। जब मैं था मेरे टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है और तुम्हें बहुत अच्छे ऑफर मिलेंगे आगे, ठीक है। बट फिर देखो जब मैं सिक्योरिटी पढ़ता था तो मेरे टाइम पे ना CSE ना EC का कोई बंदा नहीं था सिक्योरिटी पढ़ने वाला, मैं अकेला बंदा था और मैंने सारी चीज़ें खुद सीखी, ठीक है। बट अभी जब मैं फाइनल ईयर में आया था तो मैंने सिक्योरिटी बैच स्टार्ट किया था। शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने क्लासेस कंडक्ट की होंगी वो वाली, तो हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। तो तुम सीख सकते हो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब है काफ़ी है, बट तुम सिक्योरिटी कर रहे हो तो काफ़ी डेप्थ में जाना, बीच में भटक मत जाना कि बीच में सोच चीज़ें मत पकड़ना कि मेरे को ML भी करना है या फिर मेरे को वो करना है, इसका फील्ड ज़्यादा है, वो इसका फील्ड ज़्यादा है। सिक्योरिटी कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे प्रोजेक्ट करो। बहुत सिक्योरिटी में बहुत मस्त प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर करो काम। और किसी को कोई डाउट चैट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं चैट फॉलो कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। फिर क्या फिनिश करें? देख लो 1-2 मिनट हैं तो किसी को कुछ पूछना हो तो, कुछ भी छोटा मोटा क्वेश्चन आ रहा है तो बता दो भाई लोग। एग्जाम्पल ओके, देखो साइबर सिक्योरिटी, देखो अनुज, साइबर सिक्योरिटी के बहुत वो है फील्ड्स है।
तुम्हें पहले फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा, तुम्हें कौन से फील्ड में आना है, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बाइनरी एक्सप्लोइटेशन में जा सकता हूँ। बाइनरी एक्सप्लोइटेशन के लिए तुम्हें असेंबली सीखनी पड़ेगी, तुम्हें CHS आने चाहिए, तुम्हें लिनक्स तुम्हारे लिए मस्त है। लिनक्स, अगर तुम सिक्योरिटी हो तो लिनक्स तुम्हारे लिए मस्त है, तुम विंडोज़ पे रह के सिक्योरिटी नहीं कर सकते। तो वेब सिक्योरिटी है, वेब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ईजी है रिलेटिवली बाकी फील्ड से, बट काफ़ी वास्ट है, तो तुम जा सकते हो। पहले तुम डिफाइन कर लो कि किन से कौन से उसमें आना है, उसके बाद तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क सिक्योरिटी में तुम्हें जाना है ना, तो तुम ऐसा कुछ बना सकते हो कि जैसे मैंने फायरवॉल बनाया, तुम फायरवॉल को एक्सटेंड कर सकते हो। एक तो ये चीज़ है, तुम हनीपॉट बना सकते हो, अगर तुम्हें आइडिया होगा कि हनीपॉट क्या होती है। जैसे देखो, अगर तुम किसी चीज़ का तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अच्छा वेब सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी, तो देखो नेटवर्क सिक्योरिटी में एग्जांपल तुम हनी पोर्ट्स को डिस्कवर कर सकते हो। हनी पोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। हनी पोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तुम अगर कवर करोगे तो। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी में तुम आजकल क्या चल रहा है कि तुम हमारा AI काफ़ी ज़्यादा AI और ML, AI बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मतलब काफ़ी इजीली अवेलेबल है। तो तुम AI और सिक्योरिटी को मिक्स कर सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी को। तुम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क ट्रैफिक है, उसमें कोई बंदा अटैक कर रहा नहीं कर रहा, हाँ मतलब सही बोला तुमने, हाँ किसी बंदे को अटैक हमें डिटेक्ट करना है क्योंकि हमारा नेटवर्क सिक्योर नहीं है, ठीक है। और अगर NIT दिल्ली की मैं बात करूँ तो मैंने खुद काफ़ी सारे नहीं, कुछ नेटवर्क हैक अपने कंप्यूटर सर्वर्स पे देखे थे होते हुए और उनको स्टॉप किया था। और तब मैं ही सिक्योर कंप्यूटर सेंटर काम करता था क्योंकि मेरे को लिनक्स आती थी कॉलेज में, और मतलब CSE वाले लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो CPP करते थे। तो नेटवर्क सिक्योर नहीं है, तो तुम इस फील्ड में काम कर सकते हो। और तुम क्या बोलते हैं, सिक्योर अपनी फायरवॉल क्रिएट कर सकते हो ओपन सोर्स, और ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी को, उसमें तुम वो कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें GSOC पे हर फील्ड का वो है, क्या बोलते हैं, हर प्रोजेक्ट का एक वो मिल जाएगा, तुम्हें अल्टरनेटिव मिल जाएगा कि तुम उसमें क्या प्रोजेक्ट कर सकते हो। और पहले मैं कहूँगा थोड़ी थ्योरी पढ़ो उस चीज़ को लेके, तुम्हें प्रोजेक्ट का आइडिया खुद में खुद आ जाएगा। तुम्हें खुद में खुद। और हाँ, सिक्योरिटी वाले लोगों के लिए एक वो है कि तुम वो चीज़ फॉलो करो, क्या बोलते हैं इसको, डेफकॉन फॉलो करो। डेफकॉन से तुम्हें बहुत आइडिया मिलेंगे। ये कॉन्फ्रेंस होती है साइबर सिक्योरिटी की, इससे तुम्हें बहुत आइडिया मिलेंगे, प्रोजेक्ट आइडियाज़। वेब सिक्योरिटी में भी तुम सेम चीज़ कर सकते हो, उससे भी तुम मतलब आइडिया, मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था, मेरे को आइडिया नहीं है, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, तुम कर सकते हो, उसमें कर सकते हो। और किसी का कुछ और क्वेश्चन तो फिर डिस्कस करें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। MVC ये जो तुम बात कर रहे हो, ये लाइक ये वेब डेवलपमेंट की उस टर्म से बात कर रहे हो क्या अखिल? सर जैसे आपने एक प्रोजेक्ट की स्लाइड में बताया था, उसका रिगार्डिंग जस्ट पूछ रहा हूँ कि यूजुअली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह है या फिर वेब डेवलपमेंट भी है, तो यूजुअली यही मॉडल यूज होता है या फिर कोई स्पेसिफिक होते हैं रिगार्डिंग टू जॉब? देखो ब्रो, MVC के बारे में मैं बोल नहीं सकता, मेरे को आइडिया नहीं है। तुम लोग ट्राई करो कि किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो SD हो उससे कम्युनिकेट करने का, वो तुम्हें ज़्यादा आइडिया बता सकता है कि क्या यूज़ होता है क्या नहीं होता। बट तुम सीखने के लिए सीख सकते हो MVC अप्रोच। जितना मैंने MVC के बारे में देखा था, तो MVC से काफ़ी इजी रहता है चीज़ें काम करना, और एक स्ट्रक्चर्ड वे है प्रोग्रामिंग का। तो यस सर। हाँ, तो तुम ट्राई कर सकते हो उसको। मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, तुम्हें SD वाले बंदे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, तो वो ही ज़्यादा बेटर पोजीशन पे होंगे तुम्हें आंसर करने के इस क्वेश्चन के। तो चलो एक एक करके पूछते हैं। सेकेंड ईयर किसी को कोई डाउट? इसके बाद हम फिर क्वेश्चन लेंगे नहीं। थर्ड ईयर किसी को कोई डाउट? हाँ विक्रम बोलो। अच्छा, नो डाउट पहले का। ओके, फोर्थ ईयर किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, हाँ थोड़ा ज़्यादा लंबा सेशन हो गया। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, प्रोजेक्ट करते रहो, सीखते रहो, काफ़ी सीखने का टाइम है तुम्हारे पास काफ़ी। यस सर, थैंक यू सर। ओके, बाय गाइस।